हेलो गाइज, वेलकम टू योर ऑन चैनल नीट ज्ञान नवोदयन। कल जैसे हम लोग ये चैप्टर क्वेश्चन कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके हमने करीब करीब 173 क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट कर लिए थे और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो आज हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आगे असर्शन रीजन भी हैं, मैच द करेक्ट भी हैं, मल्टीपल करेक्ट भी हैं, सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से फर्स्ट क्वेश्चन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्ड आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड। बताइए कौन से डीएनए के सीक्वेंस यहाँ पे थे जिनको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज कर रहे थे। बताइए क्या थे। नॉन रेपिटेटिव डीएनए, नहीं ये तो नहीं था, मैंने आपको बताया था सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। और क्या था, कोडिंग डीएनए, नहीं कोडिंग तो बिल्कुल नहीं था, वहां पे नॉन कोडिंग थे। अब यहाँ पे क्या देखिए, नॉन कोडिंग भी दिया है आपका, नॉन कोडिंग भी दिया है, यहाँ पे आपका दिया है ना नॉन कोडिंग। तो देखिए और है क्या, रेपिटेटिव डीएनए, वहां पे हमने क्या यूज VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स, जो बार बार रिपीट हो रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेपिटेटिव डीएनए यूज करेंगे, तो हमारा डी विल डी द आंसर, ठीक है। तो अब देखते हैं 175 का। 175 में क्या है, 175 में हमारा द बल्क ऑफ डीएनए अदर देन रेपिटेटिव डीएनए, रेपिटेटिव डीएनए को छोड़कर जो बल्क ऑफ डीएनए है हमारा फॉर्म्स द मेजर पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट के बारे में मैंने आपको बताया था, CSCL ग्रेडियंट में हम करते थे, तो वहां से हम जो है इसको क्या कर सेपरेट कर सकते थे, सेंट्रीफ्यूगेशन। द अदर स्मॉल पीक्स रिफर टू एज, जो हमारे देखिए रिपीटेड डीएनए के अलावा जो हमारे स्मॉल फ्रेगमेंट्स थे उनको मैंने आपको क्या बताया था, उनको क्या बोलते थे हम बताइए, उनको मैंने आपको क्या बताया था। देखो सैटेलाइट डीएनए बताया था क्या, या नॉन सैटेलाइट डीएनए। एक्सोनिक डीएनए तो बिल्कुल नहीं था, इंट्रॉनिक डीएनए बिल्कुल नहीं था। मैंने आपको बताया था सैटेलाइट डीएनए, और उसके टाइप भी मैंने बताए थे आपको, कौन से, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट, उनमें AT और GC के अकॉर्डिंग मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट हमारे होते थे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, डीएनए सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, देखिए मैंने इनकी आपको कुछ क्वालिटीज कल बताई हुई थी, जैसे ये नॉन कोडिंग होते हैं, ठीक है, और ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। देखिए यहाँ पे हम दे रहे हैं कोड्स फॉर प्रोटीन नीडेड इन साइकिल, नहीं ये तो हमारे नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते थे। क्या होते थे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस हमारे होते हैं। आगे देखते हैं क्या, सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, एंड ऑल्सो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल विच इज हेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस। ये हमारे हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते थे और नॉन कोडिंग होते थे, ठीक है। ये क्या दिया है, नॉट डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन, ये तो हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। एंड सेम इन ऑल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, सेम नहीं होते थे, यही तो डिफरेंस होते थे भाई, ठीक है, यही डिफरेंट होते थे और यही हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वर्क करते थे। कोड्स फॉर एंजाइम, कोड तो करते ही नहीं थे, तो बी इज द हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं 177। 177 हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कौन सा यूज करते थे हम बताइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, हम देखते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस, ये तो हमारा करेक्ट है भाई, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता था ना उनमें, तभी तो हम यूज करते थे। लो डिग्री, लो तो हमारा नहीं था। इंटरमीडिएट डिग्री, इंटरमीडिएट भी नहीं है। और सीक्वेंस शो नो पॉलीमॉर्फिज्म, नो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, विच शो पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज ए। 178 का देख लेते हैं। 178 में क्या है, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाई, ये टेक्निक किसने डेवलप की थी, लालजी सिंह, नहीं लालजी सिंह जी ने नहीं की थी, हमने पढ़ा है अपना एलिक जेफरे। तो हमारा करेक्ट आंसर यही मिल गया। आप देख लेते हैं आगे, फ्रेडरिक सेंगर, नहीं इन्होंने तो सेगमेंट को सीक्वेंस करने के लिए एक मेथड बनाया था, ठीक है। और जैकब एंड मोनाट, इन्होंने लाइकोपेरॉन दिया था, इन्होंने दिया था लाइकोपेरॉन, ठीक है। तो आंसर इज बी। 179 का देख लेते हैं। 179 में हमारा क्या है, एलिक जेफरी यूज्ड सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब,
डेट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इट वॉज कॉल्ड, क्या बोला था उन्होंने, शॉर्ट नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स, नहीं शॉर्ट तो नहीं बोला था, लार्ज नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स, नहीं ये भी नहीं बोला था, लार्ज नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स उन्होंने कहा बोलता, उन्होंने बोला था वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स। टेंडेम का मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी लगातार देखने के लिए जहां मिले, ठीक है। तो ये हमारा सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 180 का देख लेते हैं, 180 में क्या है, VNTR belongs to the class of satellite DNA referred to as क्या, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, मेगा सैटेलाइट तो नहीं था, रेपिटेटिव डीएनए, बताइए इन्हीं तीन में से हमारा एक आंसर होगा। अब बताओ आप लोग, माइक्रो सैटेलाइट यूज किया था क्या VNTR में, VNTR में यूज किया गया था मिनी सैटेलाइट्स डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, ये हमारा VNTR में यूज किया गया था। VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स। अब देख लेते हैं 181 का, 181 में हमारा क्या है, देखिए जब मैंने पढ़ाया था आपको तो मैंने आपको साइज के बारे में भी बताया था अभी, ठीक है, क्या VNTR वेरीज इन साइज फ्रॉम, बताइए साइज क्या था हमारा 0.12 20 के भी मैंने आपको बताया था, 0.12 20 के भी ये बताया था ना मैंने। इसका हमारा देखिए मुझे पहला ही आंसर दिख रहा है 181 का। दूसरा देख लेते हैं, नहीं ये हमारा नहीं था, थर्ड भी नहीं है और डी भी हमारा नहीं है, तो इसका हो जाएगा हमारा ए। देखिए समझाने वाली चीजें नहीं है ये, ठीक है, ये जो है आपका क्लियर था। द सेंसिटिविटी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी इंक्रीज बाई, सेंसिटिविटी किससे इंक्रीज की जाती है बताओ। देखिए मैंने आपको बताया था सेंसिटिविटी मतलब क्या है, यहाँ पे मान लीजिए हम डीएनए का एक सैंपल लेके आए, ठीक है, कहाँ से, जहां कोई केस हुआ है, ठीक है, तो वहां से हम डीएनए का एक सैंपल लेके आए, लेकिन वो डीएनए इतना एनफ नहीं है हमारा कि हम इससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा सके, तो पहले हम इसकी कॉपी करवाएंगे। अब कॉपी कैसे करवाएंगे, कॉपी करवाने के लिए एक प्रोसेस होती है हमारी पीसीआर, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आपका बायोटेक में दिया हुआ है, कहाँ, बायोटेक्नोटेक में, तो अभी बायोटेक्नोलॉजी में मैं आपको अभी ये बताऊंगा, ठीक है। इसके हमारे 3 स्टेप्स होते थे, कौन सा, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, इसके हमारे 3 जो है स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इसमें हम डीनेचुरेशन यानी स्ट्रैंड्स को अलग करवाते हैं, एनीलिंग में प्राइमर लगाते हैं और एक्सटेंशन में हम एक्सटेंशन इसका करवा देते हैं, ठीक है। 1 बिलियन कॉपी यहाँ पे बन जाती है 30 साइकिल में, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप अभी के लिए समझ लीजिए कि इसका हमारा होगा यूज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। भाई डीएनए एनफ ही नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाने के लिए, तो उसको हम जो है कॉपी करवा के ज्यादा बना लेंगे, क्योंकि हम उससे क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा सदर्न ब्लॉटिंग इस टेक्निक इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम, बताइए ये ब्लॉटिंग टेक्निक थी जो इसमें हम क्या करवा रहे थे, जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, भाई पहले देखो हमने क्या करवाया, हमने पहले डीएनए डीएनए आइसोलेट कर लिया, फिर ठीक है आइसोलेट कर लिया डीएनए, फिर हमने उसके क्या करवाए, इसके सेगमेंट्स किए, किससे, आरई से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से सेगमेंट किए, फिर हमने इसको जिले इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, क्यों, इसको सेपरेट कराने के लिए, कौन सा मेजर बल्क वाला है, कौन सा स्मॉल वाले हैं, कौन से हैवी वाले हैं, मतलब बड़े वाले हैं, ठीक है, ये किया था। फिर हमने ब्लॉटिंग की थी, ब्लॉटिंग में क्या किया था, जेल से हमने किसी नाइलॉन पेपर में या मेम्ब्रेन में हमने क्या किया था, उसको ब्लॉट कर दिया था, उसको जो है उसके उठा करके उसके ऊपर छाप दिया था, ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज में इसको छाप दिया था हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेल टू मेम्ब्रेन, बताओ जेल टू मेम्ब्रेन ही मैंने आपको बताया ना, और ये मेम्ब्रेन किसकी, नाइट्रोसेल्यूलोज की पेपर की हो सकती है, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। मेम्ब्रेन टू जेल, नहीं ये तो उल्टा हो जाएगा ना, सॉल्यूशन टू जेल, नहीं ये भी नहीं है, गेट टू सॉल्यूशन, जेल टू सॉल्यूशन, नहीं भाई जेल टू सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, तो ये हमारा ए हमारा करेक्ट आंसर है। 184 का देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारी चीजें, ठीक है, देखो यहाँ पे किया है क्या, स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हमने जो है आइसोलेशन करवा लिया,
यहाँ पे डाइजेशन ऑफ डीएनए बाई रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज, किससे? रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस से इसको हम डीएनए को कट कर लेंगे। ये हमारा आरी होता है, इससे हम इसे कट कर लेंगे। फिर क्या? सेपरेशन बाई, सेपरेशन से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करते हैं, किससे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फिर ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए टू नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर, यानी ब्लॉटिंग करवाते हैं। हम आंसर अपना देखते जाते हैं। यहाँ पे क्या है? पहला हमारा बताया मैंने आपको, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज। क्या बताया? रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज। सेकेंड मैंने आपको बताया डाइजेशन ऑफ डीएनए, ये हमारा हो गया रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, सेपरेशन ऑफ डीएनए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफर, ब्लॉटिंग हो गया आपका, ठीक है। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे प्रोब हम यूज किया था, हमने क्या यूज किया था? प्रोब। तो हम इसका आंसर जो है देख लेते हैं। ई में हमारा क्या? डिटेक्शन ऑफ डीएनए बाई, यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी करवाया था, ऑटो रेडियोग्राफी। तो देख लेते हैं इसका आंसर हमारा क्या होगा 184 का। 184 में देखिए, पहले आपका रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं दिया, ये भी हमारा गया और ये भी गया, नहीं ये भी हमारा दिया हुआ है सी में और ए में, दो में हमारा दिया हुआ। डी में देख लेते हैं, डी में भी देखिए दिया हुआ है। अब आंसर हमारे डी में भी दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या है? बी हमारा क्या था? बी हमारा मैंने आपको बताया था सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखो यहाँ पे दिया है बी में इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये ठीक है। रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस ये ठीक है, ये गलत है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ भी इलेक्ट्रोफोरेसिस शायद दिया है। सी में आपका क्या है? ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर, तो यहाँ पे नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर दिया है और नायलॉन, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है आपका? आगे दिया है वन डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। डी में हमारा क्या था? डी में मैंने आपको बताया लेवल वीएनटीआर प्रोब। देखिए प्रोब के बारे में मैंने आपको बताया ना, ये प्रोब हमारा, मुझे ए ही सही दिख रहा है, ई हमारा रेडियो ऑडियोग्राफी। तो हमारा यहाँ पे 184 का हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए। देखिए सिंपल स्टेप से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया हुआ है, जो पढ़ाया है, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं असर्शन रीजन, ठीक है। असर्शन रीजन की बात करेंगे, मैच द करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, सारे तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेंगे। तो पहला हमारा क्या दिया हुआ है? पहला हमारा दिया है, ये देखो पहला दिया है असर्शन डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ऑल में कहाँ काम करता है भाई? कुछ वायरसेज में हमारा क्या आरएनए जो है एक्ट करता है, ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। अगला क्या है? इट इज डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल बाई मॉलिक्यूल इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में हमारा डीएनए पाया जाता है, और ये हमारा कैसा? डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया और ये हमारा करेक्ट हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया। असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, ठीक है। 185 का ये हो गया। अब आगे चलते हैं 186 का। डीएनए हैज टू चेन्स हैविंग एंटी पैरेलल पोलैरिटी। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। एक चेन आपकी अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, तो दूसरी चेन आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, ठीक है। तो डेट इज करेक्ट, ये हमारा करेक्ट है। रीजन देख लेते हैं। इन वन चेन ऑफ डीएनए एट वन एंड हैज ए फ्री फॉस्फेट मोइटी एट 5 एंड। 5 एंड पे हमारा फॉस्फेट लगा होता है, ये मैंने आपको बताया है। शुगर के 5th एंड पे ये होता है। और क्या है? एंड ऑफ राइबोज शुगर एंड एट अदर एंड द राइबोज हैज फ्री 3OH ग्रुप। हाँ 3OH ग्रुप होता है। जो हम पूरी चेन बनाते हैं तो यहाँ पे 3OH ग्रुप होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ 2 की बात करते हैं, एक हम जब न्यूक्लियोटाइड की एक मोनो उसकी बात करते हैं, मोनो न्यूक्लियोटाइड की, तो वहाँ पे हमारा 2OH पे प्राइम एंड होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 3 पे होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, ठीक है। तो डेट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं 187 का। 187 में क्या है? एडेनाइन कांट पेयर विद द साइटोसिन। ये हमारा बिल्कुल सही है। एडेनाइन तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके? थाइमिन के साथ में, तो ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या? एडेनिन एंड साइटोसिन डू नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन दियर रेस्पेक्टिव हाइड्रोजन डोनर एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ये भी मुझे करेक्ट लग रहा है, ठीक है। ये भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकेंड भी करेक्ट है, ठीक है। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं।
188 का क्या है, हिस्टोन्स आर बेसिक इन नेचर, बिल्कुल सही है, हिस्टोन्स हमारे बेसिक होते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए हमारा एसिडिक होता है, जब पैकेजिंग करते हैं तो हमें बेसिक हिस्टोन चाहिए होते हैं। दीज आर रिच इन अमीनो एसिड लाइजिन एंड आर्जिनिन, इसीलिए तो बेसिक होते हैं क्योंकि हमारे बेसिक अमीनो एसिड है। और मैंने आपको एक बताया था कौन, हिस्टिडिन, हिस्टिडिन भी मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, ये तीनों हमारे बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाँ तो हमारा देखिए असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। 190 189 का देख लीजिए। 189 में हमारा बोल रहा है हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, मैंने कल ही आपको बताया था। ठीक है, जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन होता है क्लोजली पैक्ड होता है डेंसली, इसलिए ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, इट इज डेंसली पैक्ड, हाँ क्योंकि ये डेंसली पैक्ड होता है। असर्शन भी करेक्ट एंड रीजन भी करेक्ट। 190 का देख लेते हैं। वायरसेज हैविंग आरएनए जीनोम, हाँ वायरसेज में आरएनए जीनोम होता है। एंड शॉर्टर लाइफ स्पान एंड म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, ये म्यूटेट करते हैं क्यों? क्योंकि इसमें आरएनए जो हमारा होता है वो रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इनकी शॉर्टर लाइफ स्पान होती है वायरस की, और ये म्यूटेट कर जाते हैं। भाई देखिए जैसे कोविड आया, हमने एक वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर म्यूटेट कर दिया, दूसरा वेरिएंट लेके आ गया, तो इसी को बोला गया यहाँ पे म्यूटेट कर जाते हैं। ये हमारा करेक्ट है। आरएनए इज अनस्टेबल एंड 10 म्यूटेट फास्टर, हाँ क्योंकि इसके 2 शुगर के 2 प्राइम पे क्या होता है, वहां पे दूसरे कार्बन पे हमारे OH ग्रुप होता है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेबाइल होता है, इसलिए ये डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो हमारा असर्शन भी करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। 191 में क्या बोल रहा है, रेप्लीकेशन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कंटिन्यूअस एंड ऑन द अदर इज डिसकंटिन्यूअस। मैंने आपको बताया है कि एक स्ट्रैंड में हमारी कंटिन्यूअस होती है और एक में डिसकंटिन्यूअस होती है, ये करेक्ट है। कंटिन्यूअस इज लीडिंग स्ट्रैंड एंड डिसकंटिन्यूअस इज लैगिंग स्ट्रैंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी हमने बोला था। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। द डीएनए पॉलीमरेज वर्क्स इन 3 to 5 डायरेक्शन, नहीं भाई 5 से 3 हमेशा रेप्लिकेशन होता है और ये 5 से 3 ही काम करता है, तो ये हमारा फॉल्स है। तो 191 का असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। 192 का देख लेते हैं। 192 में हमारा बोला गया है रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल करेक्ट है, मैंने आपको बताया है। बट ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ट्रांसलेशन हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, ये याद करने वाली चीजें हैं, मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ाया भी हुआ है, ये हमारा करेक्ट है। रीजन में क्या है, mRNA इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म वेयर राइबोसोम्स एंड अमीनो एसिड्स आर अवेलेबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। भाई हमारा ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और ट्रांसलेशन ही तो वो होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए से प्रोटीन का बनना, डेट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। असर्शन भी करेक्ट एंड रीजन भी करेक्ट। 192 का हमारा दोनों करेक्ट है। अब देख लेते हैं 193। 193 में आपका बोला गया है HNRNA इज लार्जर देन mRNA। अब बताओ ये HNRNA मैंने आपको क्या बताया था, ये देखिए डीएनए है, ठीक है, ये हमारे क्या है, इंट्रॉन्स हैं, इंट्रॉन्स, और ये हमारे क्या है, एक्सॉन है। ठीक है, ये क्या है, इंट्रॉन, ये हमारे इंट्रॉन है और ये हमारे एक्सॉन है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जो इंट्रॉन्स होते हैं वो हमारे एचएनआरएनए में पाए जाते हैं, और जब इनको हम रिमूव कर देते हैं किससे, स्प्लाइसिंग करवाते हैं, स्प्लाइसिंग, तो स्प्लाइसिंग से इंट्रॉन्स निकल जाते हैं क्योंकि ये नॉन फंक्शनल होते हैं। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है ना, तो ये पूरा लॉन्गर है ना एचएनआरएनए, ये हम निकाल देंगे तो इसकी हाइट जो है, हाइट नहीं सॉरी लेंथ इसकी कम हो जाएगी, तो ये है लार्जर देन एमआरएनए, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। HNRNA हमारा लेंथ में ज्यादा होगा mRNA से, क्योंकि इसे इंट्रॉन्स रिमूव कर देंगे तब हमारा mRNA बनेगा। अब यहाँ HNRNA हैज नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स, बिल्कुल अभी मैंने जस्ट आपको बताया, विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन भी करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट है।
नेक्स्ट है 194 पॉलीसिस्टोनिक mRNA इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो जो हमारा पॉलीसिस्टोनिक जीन्स होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, मींस बैक्टीरिया में। mRNA इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, कई सारी चेन्स ये बना सकते हो कि यहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक होता है, ठीक है। लेकिन मोनोसिस्टोनिक जो किसमें, यूकैरियोट्स में होता है, वहां पे ऐसा नहीं हो सकता। पॉलीसिस्टोनिक mRNA हैज टर्मिनेटर कोडॉन। देखिए पॉलीसिस्टोनिक आरएनए हैज टर्मिनेटर कोडॉन। टर्मिनेटर कोडॉन तो होगा ही होगा भाई, टर्मिनेटर कोडॉन नहीं होगा तो प्रोसेस एंड कहाँ पे होगी बताइए, एंड तो उसको होना ही होना है। असर्शन भी करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट है। 195 का देख लेते हैं। 195 में क्या है, इन ट्रांसक्रिप्शन द स्ट्रैंड विथ 3 to 5 पोलैरिटी एक्ट एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। बताओ जो ट्रांसक्रिप्शन हमारा होता है वो 3 से 5 वाला, भाई एक होता है 3 से 5, एक 5 से 3। तो उसमें देखो ये होता है, यहाँ कहीं प्रमोटर होता था, यहाँ कहीं टर्मिनेटर होता था, यहाँ स्ट्रक्चरल जीन होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ 5 होता था और प्रमोटर साइड में वो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड होता था, और जो 3 से 5 वाला होता है डेट इज हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। तो ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, रीजन द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन 5 to 3। ये तो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई कि 5 to 3 हमारी पॉलीमराइजेशन होती है। तो यहाँ पे 195 में दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। 196 का देख ले, देखिए आपको ये एम्स का PYQ है, यहाँ पे क्या एम्स का PYQ। इन यूकैरियोट्स द ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन न्यूक्लियस। बिल्कुल सही है भाई, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन दोनों ही न्यूक्लियस में होते हैं, ये करेक्ट है। इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। यहाँ पे देखिए रीजन है उसका, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है हमारा प्रोकैरियोट, यहाँ पे न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का कोई विशेष डिवीजन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो है डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वो अनडिफाइंड होता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में होती हैं, सेम कंपार्टमेंट, सेम कंपार्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी देखिए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साथ साथ चलते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। यानी थोड़ा ट्रांसक्रिप्शन हुआ फिर ट्रांसलेशन होने लगता है, तो ये साथ साथ चलते हैं यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया में, ठीक है। असर्शन भी करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। 197 का देख लेते हैं। 197 में आपका क्या है, 197 में है द जेनेटिक कोड इज डिजनरेट। क्यों, क्योंकि अगर एक अमीनो एसिड के लिए एक ही जेनेटिक, एक ही ट्रिप्लन थोड़ी ना कोड करता है, उसके लिए एक अमीनो एसिड को कई सारे कोडॉन कोड करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा डिजनरेट हो जाता है, ये क्या, मोस्ट अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। बिल्कुल सही है कि मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड मोर देन वन कोडॉन से कोड किए जाते हैं, ये हमारा डिजनरेट था, ठीक है। दोनों जो है करेक्ट हैं, असर्शन भी एंड रीजन भी। नेक्स्ट क्या है, द mRNA हैज सम अनट्रांसलेटेड रीजन दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए ये हमारा mRNA है, यहाँ पे आपका क्या, हमने बताया आपको, मैंने बताया आपको यहाँ पे ये क्या बताया था हमने, यहाँ पे मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैपिंग की थी, टेलिंग में क्या 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यू लगाए थे। तो मैंने आपको बताया था यहाँ जब स्टार्टिंग होती है तो यहाँ पे होता है AUG, क्योंकि ये स्टार्टिंग कोडॉन होता है। यहाँ पे स्टॉप कोडॉन्स होंगे, उल्लू आया आया, मान लो ये वाला होगा, होते तो 3 हैं, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, लेकिन ये मान लो तो 5 प्राइम से 3 की तरफ होता है हमारा ट्रांसक्रिप्ट, वो सॉरी ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे क्या है, जो 5 एंड के पहले पाए जाएंगे 5 में वो हमारे, और जो 3 के बाद पाए जाएंगे ये हमारे होते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। यहाँ पे ट्रांसलेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए वेरी इफिशिएंट होते हैं। तो ठीक है, तो हमारा असर्शन, ये सॉरी हमारा असर्शन तो करेक्ट है, ये हमारे अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं। ये आपको मैंने देखिए समझा दिया। डेटा नॉट ट्रांसलेटेड, लेकिन इनमें ट्रांसलेशन नहीं होता, ठीक है। UTRS आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन, ये बिल्कुल सही है, ये हमारे इफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट है 199 का। 199 में क्या है आपका,
DNA fingerprinting is very well known for its application in paternity testing in case of disputes। कहीं भी अब अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कहीं भी मर्डर वगैरह हो जाता है, कहीं कोई केस हो जाता है, तो वहां पे हम सैंपल लेके DNA फिंगरप्रिंटिंग से पता लगा लेते हैं। ये हमारा जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। रीजन क्या है हमारा? इट इम्प्लॉयज द प्रिंसिपल ऑफ DNA पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमारा DNA पॉलीमॉर्फिज्म पे ही बेस्ड है। ठीक है, यही जो हमारा सेटेलाइट DNA यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए अब आ गए हम मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में। कैसे? मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। देखो सब तरह क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम यहाँ पे हमारा प्योरेंस इज हेट्रोसाइक्लिक। ये बिल्कुल ठीक है। प्योरेंस आपकी मैंने बताई थी 9 मेंबर्ड रिंग मैंने आपको बताई हुई है। कैसे? देखो मैंने डिटेल में इसलिए पढ़ा दिया कि आपको कहीं भी ये प्रॉब्लम ना हो, बल्कि एनसीईआरटी में सब नहीं दिया है, फिर भी मैंने आपको ये इन डिटेल पढ़ा दिया है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्योरिन इज हेट्रोसाइक्लिक 9 मेंबर्ड डबल रिंग। ठीक है, हाँ डबल होती है, 9 एक 6 होती है और एक उसी से अटैच 5th मेंबर हो जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर विद नाइट्रोजन एट। नाइट्रोजन कौन कौन सी यहाँ पे पोजीशन पे होते हैं? 1 3। देखो बता दूंगा आपको, ये 6 मेंबर्ड हो गई। ये हमारा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख 1 पे 3 पे 7 पे 9 पे इन पोजीशंस पे नाइट्रोजन लगा होता है। ये हमारे क्या होता है? प्योरिन होते हैं। क्या? प्योरिन्स। और जो पिरिमिडिन होते हैं वो 6 मेंबर रिंग होती है। पिरिमिडिन कितनी? 6 मेंबर रिंग। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 1 एंड 3 पोजीशन पे देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन लगे होते हैं। ठीक है, ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। देखो मैं दोनों आपको बता दिया। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ देखो, ए प्योरिन इज हेट्रोसाइक्लिक 9 मेंबर डबल रिंग। बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर विद नाइट्रोजन एट 1 3 7 एंड 9th पोजीशन। ये बिल्कुल करेक्ट है, जस्ट मैंने आपको अभी बताया। ए पिरिमिडिन इज ए हेट्रोसाइक्लिक। पिरिमिडिन आपका 6 मेंबर्ड होता है। 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग। स्ट्रक्चर विद नाइट्रोजन एट 1 एंड 3 पोजीशन। ये मैंने जस्ट आपको अभी बता दिया। प्योरेंस न्यूक्लियोसाइड हैव 1 and 9 glycosidic linkage। ठीक है, whereas pyrimidines nucleosides have 1 glycosidic linkage। ये ठीक है, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला गया जहां से नाइट्रोजनस बेस आपके अटैच्ड होते हैं। किसे? शुगर से जहां पे अटैच होते हैं। ठीक है, ये हमारे शुगर से अटैच होते हैं। 2 न्यूक्लियोसाइड्स आर लिंक्ड बाय 3 and 5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड। ये सब देखिए इन डिटेल है, ये सब आपको पहले पढ़ करके आना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये हमारी 3 और 5 पे एस्टर एस्टर बॉन्ड बन जाते हैं और दोनों मिलके डाई एस्टर बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। 5th क्या है? राइबोज शुगर कैन बी रिपीटेड वेयर एज डीऑक्सी राइबोज कैन बी रिपीटेड एज राइबोज शुगर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ये हमारा राइबोज हो गया मान लो, वेयर एज डीऑक्सी राइबोज कैन बी। नहीं भाई, ये देखो ये हमारा डीऑक्सी राइबोज होना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ से एक निकल जाएगा तभी तो ये डीऑक्सी राइबोज होगा। तो ये हमारा डीऑक्सी राइबोज है, ये हमारा राइबोज है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट हमारे कौन? 1 2 3 एंड 4 ये हमारे करेक्ट हैं। अब देख लेते हैं, ओनली 1 नहीं, ओनली 1 2 3 4 ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 201। यहाँ का क्या करना है हमारा? यहाँ पे हमें करना है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये बिल्कुल सही है कि न्यूक्लियोटाइड हमारा डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही हमारे हो सकते हैं। फिर क्या है?
ए न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स पेरीमिडिन बेसेज एंड प्यूरिन बेसेज। हाँ, पेरीमिडिन भी हो सकता है, प्यूरिन भी हो सकता है। ए न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट। भाई ये क्या है, ये दूर से ही गलत लग रहा है, मजाक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या है, हमारा शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, और क्या होता है वहाँ पे, नाइट्रोजिनस बेसेस थी। हमारा रॉन्ग है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हमारा होता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, मतलब इनकरेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। 202 202 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आर करेक्ट। हमें यहाँ पे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ग्रिफिथ साहब ने क्या किया, मैं आपको बहुत बार बता चुका यार, देखिए लेक्चर में भी बताया, अभी जब क्वेश्चन करवा रहा था तब आपको बताया, ठीक है। जब पीछे करवाए थे मैंने जो क्वेश्चन, जो जो आपको देखिए करवा रहा हूँ, सब कई बार यहाँ पे आ चुका है, तभी मैं उसको डायरेक्ट अब बता रहा हूँ। एस स्ट्रेन है म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एस स्ट्रेन वेरुलेंट एंड कॉज निमोनिया इन्फेक्शन व्हाइल आर स्ट्रेन डू नॉट, ये भी ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद जेनेटिक मटेरियल ऑफ आर स्ट्रेन, नहीं, यहाँ पे हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया था, ठीक है। और आर हमारा जो है एस स्ट्रेन बनाने लगा था जब यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, तो ये हमारा रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन कैन टेक प्लेस इन टेस्ट, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। तो 202 में आपको कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, हमको लगा दी फर्स्ट थर्ड नहीं, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, तो फर्स्ट थर्ड नहीं, थर्ड फोर्थ नहीं, फर्स्ट ये फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 203 में देख लीजिए, 203 में क्या है आपका, 203 में है हमारा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एवरी मैक्लियोड मैककार्टी ने फिर बायोकेमिकल नेचर बताया था ना उसका, डीएनए का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या किया गया था, देखिए, इट वॉज डन बाई ओस्टवाल मैक्लियोड, इसीलिए ओवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी, ये हमारा करेक्ट है। ये साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे। साइंटिस्ट प्योरीफाइड बायोकेमिकल्स प्रोटीन डीएनए आरएनए फ्रॉम हीट किल्ड डेस। जब ग्रिफिथ साहब ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पता लगाने के लिए कि एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ, साइंटिस्ट ने देखिए हीट किल एस से क्योंकि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, ये इसने आर स्ट्रेन को चेंज कर दिया था, आर स्ट्रेन फिर एस स्ट्रेन बनाने लगा था, स्मूथ कॉलोनी बनाने लगा था। तो यहाँ पे क्या है, इससे इन्होंने डीएनए आरएनए और प्रोटीन निकाला, तो ये हमारा करेक्ट है। It was seen that DNA alone from S bacteria cause R strain to become transformed, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर आगे क्या है, प्रोटीएजेज एंड आरएनएस डिड नॉट इन इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि प्रोटीन और आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं थे, तो इन्होंने जो है ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट नहीं करी थी, ये हमारा करेक्ट है। इसके हमारे जो है सारे करेक्ट हो गए, डी, ठीक है। 204 देख लीजिए, 204 में बोल रहा है आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हार्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट आर करेक्ट, इसके बारे में बताना है कि करेक्ट क्या क्या है। सल्फर प्रेजेंट इन प्रोटीन बट नॉट इन डीएनए, बिल्कुल करेक्ट है कि डीएनए हमारा फॉस्फेट, हमारा डीएनए पाया जा रहा था फॉस्फोरस, लेकिन सल्फर में क्या, प्रोटीन में सल्फर पाया जा रहा था। फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन प्रोटीन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। P32 और S35 उन्होंने यूज किया था। P35 विल एंड अप इन सुपरनेटेंट आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, बताओ ये वाला सुपरनेटेंट क्या होता है, जो हमारा ऊपर रह जाता है यानी सेल में नहीं आता, और प्लेट हमारा क्या है जो सेल के अंदर आ जाता है। तो यहाँ बोला P35 विल एंड अप इन सुपरनेटेंट आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, तो ये तो मुझे रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, ये हमारा रॉन्ग है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्रोजनी जनरेटेड ऑफ T2 बैक्टीरियोफाज कंटेन्स, हाँ बिल्कुल, प्रोजनी में P32 पाया गया था, क्यों, क्योंकि वहां पे डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड है, सेकेंड एंड थर्ड है, थर्ड एंड फोर्थ है, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि प्रोजनी में लास्ट में सेल के अंदर डीएनए पाया गया था, वहां पे फॉस्फोरस जो है चला गया था। 205 में आपका क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड बाय मेसेल्सन एंड स्टॉल, इसके बारे में हमें इनकरेक्ट
बताना है यहाँ पे 205 में। क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट? चूज द इनकरेक्ट। इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डीएनए वाज ऑब्जर्व्ड इन ई कोलाई कल्चर आफ्टर 2 जनरेशंस। नहीं, 2 जनरेशन के बाद थोड़ी ना इक्वल अमाउंट मिला था हाइब्रिड और ये 1 जनरेशन के बाद हमारा 100% मिला था और 2 जनरेशन के बाद ये करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट है। बी में क्या है भाई? देखो हमने यहाँ पे डीएनए लिया कैसा N15 वाला, अब 20 मिनट बाद क्या यहाँ पे एक स्ट्रैंड तो ये बन गया, एक स्ट्रैंड ये बन गया, इस पे हमारा ये बन गया था, क्या ये बन गया था, तो यहाँ पे 100% हाइब्रिड आ गया हमारा, 100% हाइब्रिड। ठीक है, और इसकी एक जनरेशन जब ले लेंगे, देखिए तो इसकी और जनरेशन ले लेंगे तो हमारे 4 स्ट्रैंड बन जाएंगे, तो यहाँ पे 50% हमारा हाइब्रिड आ जाएगा। मैंने आपको स्पेशल बताया हुआ है अपने लेक्चर में। ठीक है, 50% हाइब्रिड आ जाएगा, फिर और आगे ले लेंगे 25% हाइब्रिड आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डीएनए आर ऑब्जर्व्ड इन ई कोलाई आफ्टर 2 जनरेशंस। यहाँ पे हाइब्रिड और लाइट एंड हाइब्रिड डीएनए हमारा यहाँ पे कितना 2 जनरेशन के बाद पाया गया था। ये मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, बी वाला देख लेते हैं। द जनरेशन टाइम ऑफ ई कोलाई 40 मिनट, ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, द इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए वाज ऑब्जर्व्ड इन ई कोलाई आफ्टर 3 जनरेशन। इक्वल अमाउंट में नहीं था भाई, वहां पे तो बहुत ही अंतर आ गया। तो ये हमारे दोनों इनकरेक्ट। यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट हमारे यहाँ पे बी और सी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई आंसर नहीं दिया, तो आप इसको कर लीजिए कि इनकरेक्ट कौन से हैं, बी एंड सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखिए, वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, प्रपोज किया था। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दियर डीएनए। यहाँ पे हम इनके रिस्पेक्ट में करेक्ट आंसर चूज करना है। तो करेक्ट आंसर ही जो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? करेक्ट आंसर है हमारा, देखिए जब डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था तो कैसे दिया था, किसके बेस पर? बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ डीएनए प्रोड्यूस्ड बाय विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन। ये हमारा करेक्ट है, मैंने आपको ये बताया हुआ है। सेकंड हमारा क्या है? One of the hallmarks of their position was base pairing between two strands of polynucleotide chain। ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्या? द टू पॉलीन्यूक्लियर चेन्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल होती हैं। बेस्ड ऑन चारगाफ रूल ए प्लस जी अपॉन सी प्लस टी इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये हमारा करेक्ट, यहीं से डबल स्टैंड वाला आया था, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका दिख रहा है मुझे, सभी तो करेक्ट हैं यार। तो यहाँ पे डी देखिए, ऑल ऑफ द अबव आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं 207 का। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेमी कंजर्वेटिव स्कीम ऑफ डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव यानी यहाँ पे मैंने आपको ये डिटेल में बताया है। क्या? वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन 1953। ये हमारा करेक्ट है, 1953 में उन्होंने रेप्लिकेशन के बारे में बताया था। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्या है? द स्कीम सजेस्ट दैट द टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। जो हमारा डीएनए है, जब इसको अलग कर रहे थे तो एक तो हमारा न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे आगे बन जाता था और एक हमारा ओल्ड ही रहता था, दैट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव, यानी आधा हमारा जो डीएनए था वो कंजर्व रहता था, एक हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड आ जाता था, एक हमारा सिंथेसाइज हो जाता था। तो ये मेरा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ग्रिफिथ द स्कीम ऑफ सेमी कंजर्वेटिव। ने ग्रिफिथ साहब भैया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिए थे, इन्होंने हमारा मेसेल्सन एंड स्टाहल और टाइलर एंड कलीग ने दिया था। ठीक है, मेसेल्सन एंड स्टाहल ने किसमें? ई कोलाई में, और कलीग साहब ने दिया था विशिया फावा में। ठीक है, रेडियो एक्टिव थाइमिडिन उन्होंने यूज किया था।
नेक्स्ट क्या है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल विद वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, मैंने अभी आपको बताया। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा, सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 108 का, वो सॉरी 208 का। यहाँ पे हमारा देखिए सीक्वेंस हमें बताना है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तो क्या है, बॉन्ड बिटवीन रेप्लिकेशन बेसेज, ठीक है, ये तो बाद में होता है हमारा। पहले हमारा क्या होता है, पहले हमारा तो कुछ और होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है जो, उसकी हम अनकॉइलिंग करेंगे, किससे, हेलिकेज से। हम यहाँ पे हेलिकेज करेंगे से अनकॉइलिंग करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं क्या डीएनए मॉलिक्यूल अनकॉइल्स, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ। पहले तो हम सबसे पहले अनकॉइलिंग करेंगे, ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले हमारा जो है ये आएगा। फिर अनकॉइलिंग के बाद हम क्या करते थे, अपोजिट स्ट्रैंड सेपरेट या शुगर फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्म, ये बाद में बनता था। फ्री न्यूक्लियोटाइड अलाइन विद द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऑन ईच स्ट्रैंड, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या था, बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसेज ब्रेक। भाई जब हम अलग करेंगे, जब हम डीएनए को अलग कर रहे थे, रेप्लिकेशन फॉर्म हमने यूज किया था, अलग करेंगे तो बॉन्ड वहां पे ब्रेक होंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या था, अनकॉइलिंग करेंगे। सेकंड हमारा क्या है, बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, अनकॉइलिंग करेंगे, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। फिर बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये हमारा सेकंड हो गया। फिर हमने क्या किया था उसके बाद, फिर हम करेंगे कि जब सेपरेट हो जाएंगे तो अपोजिट स्ट्रैंड सेपरेट, भाई टूट गया तो वहां पे क्या सेपरेट हो जाएगी, हमारा थर्ड हो गया। फिर फोर्थ में क्या आएगा, फोर्थ में देखिए जब वो सेपरेट हो जाएगा तो वहां पे फिर हम लोगों ने क्या किया था, सब देखिए, ये देखिए दिया, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स अलाइन विद द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऑन ईच स्ट्रैंड। फिर जो है जब अलग हो जाएगा तो फ्री न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री की तरफ आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो कौन सा आएगा पहले देखिए, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, देख लेते हैं। थर्ड, सिक्स्थ गलत हो गया, ये थर्ड, दूसरे थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ, फिर क्या सेकंड और वी। सेकंड में क्या है आपका, सेकंड एंड फिफ्थ बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस फॉर्म, फिर बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर लास्ट में हमारा क्या होता है, वी, शुगर एंड फॉस्फेट बॉन्ड्स फॉर्म, ये जो है बन जाते हैं। इसका मुझे दिखाई दे रहा है आंसर 208 का डी। ठीक है, 209 का देख लेते हैं। 209 में देखिए दिया, चूज द करेक्ट अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हमें यहाँ पे करेक्ट बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। डिसकंटिन्यूअस सिंथेनाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर लेटर ज्वाइंड बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज, बिल्कुल हमने लाइगेज का यूज किया हुआ है। ठीक है, तभी वो जो है क्या डिसकंटिन्यूअस जो होता है लैगिंग स्ट्रैंड, तो वहां पे जो उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं आपस में। ठीक है, लाइगेज की हेल्प से। फिर क्या है, देयर इज ए डेफिनेट रीजन इन ई कोलाई डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स नॉन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हम जब डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, उसे हमने बोलता ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, इन यूकैरियोट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये मैंने आपको डिटेल में बताया, हमारी वैसे है तो ये 11th क्लास का टॉपिक, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया था रफली। ठीक है, कि हमारा एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है। भाई वहां पे कौन कौन से देखो, G1 फेज, G2 फेज, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और एम फेज। तो एस फेज में हमारा डीएनए और सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं। फेलियर ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इन पॉलीप्लॉइडी, ये मैंने आपको उसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में बताया है। E. coli having 4.6 into 10 to the power 6 base pair complete DNA replication within 38 नहीं 18 मिनट आपके उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये हमारा रॉन्ग है। हमारे करेक्ट कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये हमारे करेक्ट हैं। तो हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट ही बताना था ना, फर्स्ट सेकंड। देखिए भाई यहाँ पे कोई भी करेक्ट आंसर आपका नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब इन्होंने मिस, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, 18 मिनट है। ठीक है, तो आप अपने आप से कर लीजिए कि ये तीनों हमारे क्या है, चारों करेक्ट हैं और ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 210 का देख लेते हैं। 210 में है आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द रीजियन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स आर प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन एंड टर्मिनेटर। ये बिल्कुल ठीक है, हमारा टर्मिनेटर भी होता था, पहले प्रमोटर होता था और फिर लास्ट में टर्मिनेटर, और दोनों ये देखो
ये हमारा प्रमोटर होता था, ये 5 एंड, ये 3 एंड, ये 5 एंड, ये 3 एंड। तो 5 में यहाँ पे कोडिंग स्टैंड होता था ये, ठीक है। ये प्रमोटर, ये टर्मिनेटर, यहाँ कहीं पे स्ट्रक्चरल जीन होता था दोनों के बीच में। तो 210 का फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है। सेकंड वाला देख लेते हैं। द रीजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स आर एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स एंड, ये कहाँ पे आ गया भाई, ये चीज ये लग हो गई, ये हमारा रॉन्ग है। द रीजन ऑफ डीएनए वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स इज कॉल्ड, टर्मिनेटर होता है, ये प्रमोटर नहीं होता, यहाँ पे टर्मिनेटर होता है, ठीक है। द टर्मिनेटर कोड्स फॉर एंजाइम और प्रोटीन, नहीं ये कोड नहीं करता, ये तो हमारा स्टॉप करवाता है रेप्लिकेशन को, ठीक है। तो ये हमारा 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ए। 211 का देख लेते हैं। 211 में क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड, बिल्कुल सही है भाई। मान लो अगर ये हमारा यहाँ पे प्रमोटर है, तो ये हमारा 5 एंड कोडिंग स्टैंड हो गया, और यहाँ पे 5 एंड है, यहाँ पे 3 एंड है, ठीक है, यहाँ पे 3 एंड है। अगर लेकिन ये प्रमोटर इस तरफ आ जाए तो ये हमारा कोडिंग स्टैंड बन जाएगा, ठीक है। तो प्रमोटर पे डिपेंड करता है कि कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड कौन सा होगा। तो 211 का फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आगे क्या है, बी वाला देख लेते हैं। बी वाला, बी वाले में दिया हुआ है आपका फर्स्ट करेक्ट है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन 5 to 3। पॉलीमराइजेशन हमारा ऑलवेज 5 से 3 ही होता है। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल्स ऑल्सो डिफाइन ए जीन, बिल्कुल सही है, जीन पे डिफाइंड होता है। रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड इन रेगुलेटरी जीन्स एंड ऑल दिस सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेज होते हैं हमारे, जो लूजली डिफाइंड होते हैं, वो क्यों, क्योंकि रेगुलेटरी जीन्स एंड दीज सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, ये एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जे 211 का कौन सा, सभी हमारे करेक्ट हो गए ना, तो इसका हो जाएगा कौन सा, डी। 211 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 212 का देख लेते हैं। 212 में आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमें यहाँ पे बताना है 212 में, ठीक है। क्या, स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज मोनोसिस्टोनिक इन यूकैरियोट्स, बिल्कुल सही है। और पॉलीसिस्टोनिक इन प्रोकैरियोट्स, मींस बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया ही तो हमारा प्रोकैरियोट होता है, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। मोनोसिस्टोनिक जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट, स्प्लिट जीन मतलब क्या है, एक्सॉन्स भी होते हैं और इंट्रॉन्स भी होते हैं, यहाँ पे इंट्रॉन्स एक्सॉन्स दोनों पाए जाते हैं, तो ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, ये भी बिल्कुल सही है। एक्सॉन्स आर नॉन कोडिंग एंड इंट्रॉन्स आर कोडिंग, गलत हो गया। इंट्रॉन्स आपके रिमूव करते थे ना हम स्प्लाइसिंग से, क्यों, क्योंकि इंट्रॉन्स हमारे नॉन कोडिंग होते थे और एक्सॉन्स हमारे कोडिंग होते थे, हमारा इनकरेक्ट हो गया। इंटरवीनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। इंटरवीनिंग सीक्वेंस हमारे क्या है, हमारे एक्सॉन्स के बीच में यहाँ पे इंट्रॉन्स घुस जाते थे, दीज आर कॉल्ड इंटरवीनिंग सीक्वेंस। ही हमने इंटरवीनिंग सीक्वेंस हमने यूज किया है इंट्रॉन्स के लिए, तो वो हमारे क्या है यहाँ पे, डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आरएनए, ठीक है। ये हमारा करेक्ट है, मैच्योर आरएनए में हम इनको रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है और डी करेक्ट है, सी हमारा इनकरेक्ट है, तो सी हमारा जो है आंसर इसका हो जाएगा। 213 का देख लेते हैं। 213 में क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर इनिशिएशन कोड एंड राइबोसोम्स। ये जो है राइबोसोम रिक्वायर्ड होगा। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे थे तो कहाँ पे बाइंड हो रहा था हमारा, इनिशिएशन में क्या, AUG से बाइंड हो रहा था, ठीक है। कौन, राइबोसोमल यूनिट्स जो हमारी थी, तो यहाँ पे हम इनिशिएशन करवाएंगे, राइबोसोम भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखो सब पढ़ाया मैंने आपको, ये बहुत सिंपल सिंपल है, आपने कहीं से भी पढ़ा हुआ है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। बी क्या है, द फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर GTP ATP एंड अमीनो एसिड पूल। ये भी करेक्ट पूछो क्यों, जब हम अमीनो एसिड के, मान लो यहाँ पे ये 5 एंड होता था, ये 3 एंड होता था, यहाँ पे हम क्या अमीनो एसिड लेके आते थे,
तो क्या अमीनो एसिड एटीपी लेके आते थे हम, और अमीनो एसिड यहाँ पे अमीनो एसिड 3 एन से अटैच होता है, इसे हम बोलते थे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, बोलते थे चार्जिंग, इसे हम चार्जिंग बोलते थे। तो वही हमारे यहाँ पे बोला गया, देखिए जीटीपी और एटीपी एक ही चीज है, ठीक है, दोनों से एनर्जी मिलती है, वही यहाँ पे बोला गया कि एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट है, मैंने बोला था इसको अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। फिर क्या है, फर्स्ट भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट। द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर टीआरएनए एंड एमआरएनए। हमारे यहाँ पे तीनों ही आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये भी करेक्ट है, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 214 देख लेते हैं। 214 में हमारा दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आरआरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरआरएनए जो है क्या टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, बताओ। आरआरएनए हमारा टेम्पलेट प्रोवाइड करता है क्या? आरआरएनए हमारा कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैसे? कैटलिस्ट की तरह और स्ट्रक्चरल रोल की तरह काम कर रहा था। तो ये हमारा कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था, तो पहला हमारा इनकरेक्ट हो गया। हमें पूछा क्या है, करेक्ट पूछा, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड। बताओ जेनेटिक कोड में हेल्प करता है क्या ये हमारा है? जेनेटिक कोड में हेल्प करता है क्या? ये मुझे थोड़ा सही लगा, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए है ना, ये हमारा जेनेटिक कोड में हेल्प कर रहा था या एमआरएनए हेल्प कर रहा था, बताओ। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बताओ एमआरएनए कर रहा था क्या? नहीं, यहाँ पे टीआरएनए ट्रांसफर कर रहा था उसको, कौन? टीआरएनए। ये हमारा करेक्ट है। फिर क्या, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन। हाँ ये बिल्कुल सही है, वहां से बाइंड कर जाता था प्रमोटर रीजन से, ठीक है। द सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड इंट्रॉन। इंट्रॉन हमारा नॉन फंक्शनल था, यहाँ पे हमारा क्या, एक जॉन करेक्ट आंसर होगा। एक जॉन हमारा कोडिंगली करेक्ट होता है, हमारा हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग, फर्स्ट सेकंड रॉन्ग, फर्स्ट सेकंड थर्ड रॉन्ग, थर्ड सेकंड एंड थर्ड। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 215 का देख लेते हैं। देखो 215 में बोला गया आपका, और इसका क्वेश्चन ठीक है, पहले इतना पढ़ लेते हैं हम। 215 में बोला गया है, फॉलोइंग आर द स्टेजेस इन सेल्यूलर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे स्टेजेस दिए गए हैं, ठीक है। तो हम इनका जो है क्या बताना है, देखिए यहाँ पे हमें सीक्वेंस बताना है। क्या बताना है यहाँ पे? सीक्वेंस हमें बताना है, ठीक है। 215 में हमें सीक्वेंस बताना है, तो चलिए बता देते हैं फिर इसका सीक्वेंस। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, नहीं ये तो हमारा लास्ट में होगा, मतलब ये आगे होगा, ये हमारा आगे होगा। फिर देखते हैं अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए स्ट्रैंड टू राइबोसोम, ये हमारा, ये थोड़ी बाद में होगा, ठीक है। पहले हमारा क्या हो रहा था, पहले स्मॉलर सब यूनिट आ रही थी, फिर लार्जर सब यूनिट आ रही थी, फिर इनिशिएशन हो रहा था, ठीक है, फिर इनिशिएशन हो रहा था। देखो यहाँ पे अब मिल गया, और पीछे इनिशिएशन से पहले भी क्या, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। पहले तो हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे, तभी तो आगे जाके प्रोटीन बनाएंगे। फिर क्या था, फिर मूवमेंट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू, ये ज्यादा ही बेसिक से दे दिया, मैंने सोचा था यहाँ से प्रोटीन के बारे में दिया हुआ है। तो फिर क्या था, जब हम न्यूक्लियस के अंदर आरएनए से डीएनए बना लेंगे, ठीक है, फिर हम ट्रांसलेशन वो करेंगे, ठीक है, तो फिर आरएनए से प्रोटीन कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में। तो हम मूवमेंट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लेके जाएंगे, तो ये हमारा करेक्ट है। तो पहला हो गया कौन सा, थर्ड, फिर हो गया फर्स्ट, फिर क्या, लिंकिंग ऑफ एडजेसेंट अमीनो एसिड मॉलिक्यूल, नहीं ये नहीं है। देखो फिर उसके बाद क्या किया, जब वो साइटोप्लाज्म में आ गया, तो फिर जो है अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए स्ट्रैंड टू राइबोसोम, फिर यहाँ पे राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट आके अटैच हो रही थी,
ठीक है, तो इसका फिफ्थ है। फिर क्या, फिर इसका फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ये तो हमारा लास्ट में हो रहा था, मैंने आपको बता दिया हमारा लास्ट। अब देख लेते हैं, पहला थर्ड था और लास्ट हमारा ये है, ये हमारा लास्ट में हो रहा था। तो मुझे यहाँ पे आंसर तो देखिए मिल गया। फिर इसके बाद क्या था, इसके बाद हमारा सेकेंड, सेकेंड में देखते हैं क्या है। लिंकिंग ऑफ एडजेसेंट अमीनो एसिड मॉलिक्यूल, जब वो मूव करता है कोडोन टू कोडोन मूव करता है, ठीक है, किसमें, इलोंगेशन प्रोसेस में। ये मैंने आपको डिटेल में इसलिए पढ़ा दिया। देखिए लंबी लंबी प्रोसेस है, हर क्वेश्चन में हर प्रोसेस बताना इम्पॉसिबल है, ठीक है, इसलिए मैं जो आपको ये चीजें ऐसे ही ऊपर ऊपर से रफली बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, 215 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब देख लेते हैं हम 216 का। तो 216 में हमारा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन mRNA एंड tRNA। देखिए इसके बीच में डिफरेंस तो कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। mRNA हैज मोर इलेबोरेटेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सटेंसिव बेस पेयरिंग। नहीं, mRNA है, tRNA होता है। tRNA हैज मोर इलेबोरेटेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सटेंसिव पेयरिंग, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड में है tRNA इज यूजुअली स्मॉलर देन mRNA। हाँ ठीक है, सबसे पहले आपका ये जो tRNA होता है वो स्मॉलर होता है mRNA से। थर्ड क्या, mRNA कंटेंट्स एडी कोडॉन लूप। नहीं, ये हमारा tRNA के पास होता है, tRNA कंटेंट कोडॉन्स। tRNA के पास हमारा एंटी कोडॉन लूप होता है, tRNA के पास, ठीक है, हमने पढ़ा था ना कल, tRNA के पास एंटी कोडॉन लूप होता है। और mRNA के पास क्या होता है, ये mRNA था, ठीक है, यहाँ पे ये tRNA थे, तो इनके पास एंटी कोडोन लूप होता है, यहाँ पे कोडोन लूप होता है। तो ये हमारा उल्टा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड। आंसर देख लेते हैं, ये थर्ड सारे दिए, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर हमारा बी आंसर हो जाएगा। देखिए 217 में दिया है हमारा, फ्यू स्टेप्स इन्वॉल्व इन पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस आर गिवन बिलो। कुछ स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप डज tRNA पार्टिसिपेट। tRNA हमारा कौन कौन से स्टेप पे पार्टिसिपेट करता है, तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड बाय बाइंडिंग विद अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेड एंजाइम। अभी पीछे जस्ट बता गया है कि 3 प्राइम एंड पे जब अटैच हो जाता है mRNA, वो सॉरी अमीनो एसिड, तो बोलते हैं हम चार्जिंग ऑफ tRNA, अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, ठीक है, ये करेक्ट है। फिर क्या है, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। हाँ, यहाँ पे भी हमारा tRNA यूज हो रहे थे, क्यों, एक्सेप्टर से tRNA लेके आ रहे थे और एक्जिटेंस से जा रहे थे, और बीच में पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज हमने यूज किया था, EPA, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इपा, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे हमारा क्या दिया हुआ है, आगे हमारा दिया है थर्ड वाला, ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। हाँ, यहाँ भी tRNA का यूज हमने किया था। फिर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA इनटू RNA, DNA से RNA, ये तो रेप्लिकेशन है यार, यहाँ कहाँ से, यहाँ mRNA होता है, tRNA नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे क्या दिख रहा है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ नहीं है हमारा, यहाँ फोर्थ नहीं है, फोर्थ नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मुझे डी आंसर हमारा यहाँ पे दिख रहा है। कौन सा, यहाँ पे दिख रहा है मुझे डी। 218 का देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ 4 गिवन बिलो फॉर लैक ऑफ के लिए हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। देख लेते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद रिप्रेशर। मैंने आपको ये कल ही बताया था कि ये बाइंड नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे बाइंड करने के लिए क्या होता चाहिए हमारा, यहाँ पे लैक्टोज क्या बाइंड करता है, यहाँ पे लैक्टोज हमारा इंड्यूसर होता है, और लैक्टोज हमारा बाइंड करता है किससे, रिप्रेशर से। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। फिर क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेशर बाइंड विद द ऑपरेटर रीजन, बिल्कुल सही है, वो हमारा ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर जा रहा था और लैक ऑपरेंड को रोक देता था, ठीक है। फिर क्या है, ट्रिप्टोफान एक्ट एज द इंड्यूसर। ट्रिप्टोफान तो यहाँ पे दूर दूर तक नहीं था, ट्रिप्टोफान दूर दूर तक यहाँ पे नहीं था। फिर क्या, रेगुलेटरी जीन इज द वन दैट प्रोड्यूसेस द रिप्रेशर मॉलिक्यूल, ये हमारा करेक्ट है। तो मुझे यहाँ पे सेकंड और फोर्थ करेक्ट दिख रहे हैं, देखिए सी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। 219 का देख लेते हैं। 219 में आपका क्या दिया है, Which of the following statement concerning the regulatory gene are।
देखिए आर जीन के बारे में आपका जो है नहीं बताया गया, फिर भी देखिए पढ़ लेते हैं, मैं आपको यहाँ समझा भी देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो 219 में हम देख लेते हैं। mRNA is transcribed from R gene when lactose is present or not। नहीं, ये नहीं है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब सिर्फ मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन वो ये ट्रांसक्राइब होगा लैकोप्रॉन हमारा, ठीक है। और अगर नहीं होगा यहाँ पे लैक्टोज तो नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर जाएगा। रिप्रेसर mRNA इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम आर जीन ओनली व्हेन द लैक्टोज इज प्रेजेंट। बिल्कुल सही है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो बाइंड कर जाएगा। फिर क्या है, mRNA इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम आर जीन ओनली व्हेन द लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट। नहीं, लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा, ये हमारा रॉन्ग है। फिर क्या, लैक्टोज इनहिबिट्स ट्रांसलेशन ऑफ आर जीन mRNA। लैक्टोज इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ आर जीन। ये इनहिबिट कहाँ कर रहा था, लैक्टोज तो हमारा क्या कर रहा था, इंड्यूस कर रहा था। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो देखिए इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा गया, तो मुझे पहला इनकरेक्ट मिल गया, सेकंड क्या करेक्ट था, थर्ड इनकरेक्ट मिल गया। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ, इसमें यार देखो थोड़ा, ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। mRNA is transcribed from the R gene when lactose is और नॉट प्रेजेंट। नहीं, ये तो हमारा इनकरेक्ट है। देखिए यही वाला हमारा करेक्ट है, mRNA ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम आर जीन ओनली व्हेन द लैक्टोज इज प्रेजेंट। जब लैक्टोज होगा तभी तो लाइकोपेरॉन हमारा हो रहा था, हैं लाइकोपेरॉन तभी तो होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन देखिए यही हमारे करेक्ट है, बाकी हमारे जो है इनकरेक्ट है। आप लगा लीजिए फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ये हमारा ऑप्शन नहीं दिया ना एक्चुअली, इसको आप फर्स्ट बना लीजिए। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ हमारा आंसर है इसका, ठीक है। 220 का देख लेते हैं। 220 में हमारा दिया हुआ है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लाइकोप्रोन के लिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर विच एक्टिवेट्स इनएक्टिवेट्स रिप्रेसर। बिल्कुल सही है, रिप्रेसर के साथ बाइंड करके इनएक्टिवेट कर देता है और लाइकोप्रोन आगे होने लगता है, ठीक है। फिर क्या है, आरएनए पॉलीमरेज स्टे अवे फ्रॉम प्रमोटर इन प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर। हाँ, आरएनए पॉलीमरेज जो है हमारा स्टे अवे फ्रॉम प्रमोटर से दूर रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे क्या है, रेगुलेशन ऑफ लैकोप्रोन बाय रिप्रेसर इज रिफर टू एज निगेटिव रेगुलेशन। हमने यहाँ पे निगेटिव रेगुलेशन ही पढ़ा है, क्योंकि रिप्रेसर हमारा ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है और लैकोप्रोन आगे नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं निगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। द रिप्रेसर ऑफ द ऑपरेटर इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ फ्रॉम आर जीन। द रिप्रेसर ऑफ द ऑपरेटर सिंथेसाइज स्पेसिफिक पीरियड में नहीं भाई, ये हमारा रिप्रेसर जो हमारा होता है वो ऑलवेज सिंथेसाइज होता रहता है, ठीक है। ये हमारा स्पेसिफिक पीरियड में नहीं होता, ये हमारा रॉन्ग है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। 221 का देख लेते हैं। यहाँ पूछ बताना है हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्या है, द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेज। ये बिल्कुल करेक्ट। ये पहले ही देखिए लिखा हुआ था, साइलेंट फीचर के बारे में बताया गया था, वहाँ पहला ही सेंटेंस ये लिखा था। लेस देन 10% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। क्या सही है ये बताइए? लेस देन 2% हमारा बताया गया है वहां पे, 2%, लेस देन 2%, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। बिल्कुल सही है, रिपीटेड सीक्वेंस हमारे लार्ज पोर्शन बनाते हैं। क्रोमोजोम 1 हैज मोस्ट जी कितने, मैंने आपको बताया था क्रोमोजोम 1 में सबसे ज्यादा होते हैं 2968, ठीक है। 2968 हमारे होते हैं। वाई हमारा जो है लाइटेस्ट होता है, इसमें सबसे कम होते हैं। वाई हैज 231 जीन्स, ये हमारा करेक्ट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 221 का आंसर हमारा कौन सा है? बी। बी है हमारा करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 222। इसमें देखिए दो ही हमारे दिए हुए हैं, इसमें
ट्रू फॉल्स बताना है। मेजर कंट्रीज हु कंट्रीब्यूटेड पार्टिसिपेटेड इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वर जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, पहले वहां पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी आया था। ठीक है, बाद में यूके हमारा मेजर पार्टनर बन गया था। ठीक है, लेकिन ये भी हमारे पार्टिसिपेट कर रहे थे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज मेगा प्रोजेक्ट, 13 ईयर प्रोजेक्ट। 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में कंप्लीट हुआ था। लेकिन क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग हमारी कब हो पाई थी? 2006 में हमारी क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग हो पाई थी। तो दोनों हमारे यहाँ पे करेक्ट हैं। बोथ आर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट सेकंड नहीं, बोथ आर करेक्ट। 222 का हमारा हो जाएगा सी। 223 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कॉमनली यूज्ड होस्ट फॉर क्लोनिंग इन HGP वर पैक प्लाज्मिक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। देखिए कॉमन वर्ड यूज कर दिया गया है यहाँ पे। हमने पढ़ा था बैक और यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यहाँ पे एक कॉमन टर्म है प्लाज्मिक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यानी यहाँ पे बनाया गया था ये GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हाँ किया था हमने भाई, फ्रूट फ्लाई में हमने देखिए कुछ किया था। फ्रूट फ्लाई लिया था हमने और प्लांट्स लिए थे, रेबिडोप्सिस लिया था, सिनरोपडेक्टिस मतलब एक नीमाटोड भी हमने लिया है। ठीक है, तो ये करेक्ट, ये टर्म आपको बताऊंगा कहाँ, बायोटेक में। ठीक है, तो पहला हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। इनकरेक्ट हमें बताना है, याद रखना। फिर क्या, द अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंसेज कंटेंट वाज डन बाय कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम। बिल्कुल सही है, कंप्यूटर बेस्ड। भाई किसी के इंसान के बस की बात थोड़ी ना थी भाई। 3300 बुक्स, ऊपर से हर बुक में 1000 पेजेज और हर पेज में 1000 आपके वर्ड्स। बताओ 3300 बुक्स है आपकी, कैसे कोई इंसान के बस की बात है कि इतना सब लिख के किसी रैंडम टाइम पे निकाल सकता है इतना, बताओ। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड हमने यूज किया था। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। The developed sequence were annotated were assigned to each chromosome। यहाँ पे हमने सीक्वेंस डेवलप किए थे, उन्हें उनका एनोटेशन किया था, सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, तो ये भी मुझे ठीक लग रहा है। 223 का ये भी मुझे ठीक लग रहा है। ये हमारा करेक्ट है, ये करेक्ट है। द ह्यूमन जीनोम है 22 ऑटोजोम। बिल्कुल ठीक है। एक्स और वाई, हाँ ये भी ठीक है। तो भी गलत क्या है? पहला भी ठीक माना हमने, कॉमनली यूज्ड होस्ट आर क्लोनिंग इन HGP आर प्लाज्मिक आर्टिफिशियल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, ये प्लाज्मिक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम अभी मुझे थोड़ी सा कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पे। ठीक है, प्लाज्मिक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे हमने बैक और यैक यूज किया था। मैंने सोचा था शायद कॉमन वर्ड यहाँ पे यूज किया, बैक और यैक। तो ये देखिए, हाँ ये हमारे सही है, लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग नहीं है। GMO तक तो कहीं कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने सीक्वेंसिंग की थी और यहाँ पे हम कुछ उसके साथ क्या, ये छेड़छाड़ करते हैं, कुछ हमने वहाँ पे चेंजेस करते हैं GMO में हम। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा 223 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते 224 का। देखिए ये फिर आ गया। ये देखिए सिंपल, ये मैंने आपको पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमारा दिया हुआ है स्टेप्स इन सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। स्टेप हमने इसमें कौन कौन से यूज किए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। इसमें कोई ऐसे मतलब कि सीक्वेंस तो बताए नहीं गए थे, फिर भी मैं देख लेता हूँ। आइसोलेशन ऑफ DNA, ये तो हमारा हर चीज में पहला स्टेप होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम DNA को आइसोलेशन ही करते हैं, तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, फिर देख लेते हैं क्या है। क्लोनिंग इन सुटेबल वेक्टर, अभी कहाँ भाई, अभी तो इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। सीक्वेंस अरेंजमेंट बाय कंप्यूटर, अभी ये भी नहीं करेंगे हम। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल एंड जेनेटिक मैप्स, ये तो हम बाद में बनाते हैं। कन्वर्टिंग द फ्रेगमेंट, हाँ सबसे पहले आइसोलेशन करते हैं, फिर फ्रेगमेंट से कन्वर्ट करते हैं, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। क्या कराते हैं?
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे दिया है क्या? नहीं दिया। तो भाई मान लो इसके हम फ्रेगमेंट करके फिर फ्रेगमेंट किया, फिर हम क्या करवाएंगे पहले देख लेते हैं। पहला हमारा हो गया और फिफ्थ, पहला सब में दिया है। लो, इतना इजी आंसर भी आपका होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम। पहला हमारा क्या है, फिर फिफ्थ, फिर क्या है इसके बाद सेकंड, क्लोनिंग इन सुटेबल वेक्टर्स। हाँ, इसकी क्लोनिंग कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में आपका दिया हुआ है, फोर्थ नहीं सॉरी सिक्स्थ है, यूजिंग ऑटोमेटेड सीक्वेंसर। हाँ, ये भी हम करते हैं। देखो ये एक तो पहली बात है, ह्यूमन जीने प्रोजेक्ट के बारे में ये चीजें नहीं दी हुई है, ये आपका मैंने ऊपर ऊपर से रफली बताया था, लेकिन ये आपको वहां पे दिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको ये सब करना पड़ेगा। यूजिंग रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएज रिकॉग्निशन साइट्स। एक काम करते हैं, ये मैं आपको जो है डिटेल में कहाँ नहीं, चलो कर लेते हैं जब आ ही गया है। तो ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, तो 224 में हमने देख लिया अपना पहला कौन सा है, पहला हम आइसोलेशन करेंगे, सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे फ्रेगमेंट्स में, फिर यहाँ पे क्लोनिंग कर लेंगे। ठीक है, क्लोनिंग कर लेंगे हम, फिर ऑटोमेटेड सीक्वेंस, इनके एक देखिए सीक्वेंस हम बना लेंगे। ठीक है, इनके हम एक सीक्वेंस बना लेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या है थर्ड, थर्ड में क्या दिया हुआ है आपका, सीक्वेंस अरेंज्ड बाय कंप्यूटर। अच्छा, ये वहां के बारे में दिया हुआ है जो हमने एक पैरा में बड़े से पढ़ा था। तो यहाँ पे सीक्वेंस हम कंप्यूटर के द्वारा सीक्वेंस बना लेंगे। सीक्वेंस के मेथड किसने, फ्रेडरिक शेगर के द्वारा दिया गया था ना, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर हमारा सेवेंथ आ जाएगा, सेवेंथ में क्या, यूजिंग रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएज रिकॉग्निशन साइट्स। ये मुझे थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था, तो यहाँ पे क्या है, इसके हम यूज कर लेंगे रिकॉग्निशन साइट्स बनाने के लिए। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसको स्किप कर देना, ठीक है। फिर हम इसके बाद आईवी, आईवी में क्या, फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल एंड जेनेटिक मैप, बाद में हम इसकी मैपिंग करते हैं। फिर हमारा लास्ट में आता है कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, यहाँ से हमारा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का कंप्लीशन हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। 225 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, टेंडेम रिपीट्स डीएनए, इसका क्या है बताइए। इट इज क्लासिफाइड एज माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। ठीक है, ये हमारा, हाँ ठीक है, सैटेलाइट डीएनए हमारा मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट के उसमें डिवाइड होता था। नॉर्मली डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते थे। सोज पॉलीमॉर्फिज्म, बिल्कुल ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये तो 100% सही है भाई। तो इसका देखिए हमारे सारे ही करेक्ट हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे मैचिंग बता दूंगा, आप लोग अपने आप से मैच कर लेना, ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्रेडरिक मिचर, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने न्यूक्लियन के बारे में बताया था। ठीक है, ग्रिफिथ साहब ने क्या किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनी यूज किया था। फिर क्या, हार्सी एंड चेज, हार्सी एंड चेज ने क्या किया था, इन्होंने देखिए यूज किया था कि डीएनए डबल हेलिक्स, नहीं इन्होंने वाटसन एंड क्रिक ने बताया था, जो हमें आ रहा है पहले वो कर लेंगे। फिर क्या, विल्किंसन फ्रैंक से इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज किया था। तो हार्सी चेज ने बैक्टीरियोफाज का यूज किया था। वो सॉरी, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल बताने के लिए। 1 का 2, बी का 3, 1 का ए का 2, एक ही में दिया है, तो इसका हमारा हो जाएगा 226 का सी। ठीक है, 227 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, आरएनए, ये तो बिल्कुल सिंपल है यार। डीएनए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीएज। डीएनए, डीएनएज। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइपेज। अब देख लेते हैं, 1 का हमारा 4, 1 का 4 यहीं पे दिया देखिए, तो 227 का हमारा सी हो जाएगा। ये आप मिला लिया करो, मैं देखिए आपको जो है आंसर बता देता हूँ। अब देखिए, टोपो आइसोमरेज मैंने आपको बताया था, पहले मैंने आपको बताया था हेलिकेज, फिर एसएसबी प्रोटीन, फिर टोपो आइसोमरेज कॉइलिंग रिमूव कर रहा था। ठीक है, रिलैक्स द डीएनए फ्रॉम इट्स सुपर कॉइल्ड नेचर। आगे देख लेते हैं, रिलीव्स स्ट्रेन ऑफ अनवाइंडिंग बाय डीएनए हेलिकेज, दिस इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ टोपो आइसोमरेज, इसका हमारा 2 हो जाएगा। फिर क्या, तो ये क्या है, रिलैक्स द डीएनए फ्रॉम इट्स सुपर कॉइल्ड नेचर, उसे रिलैक्स करता है। प्रोवाइडिंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एमआरएनए और डीएनए फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू बिगिन सिंथेसिस एंड न्यू। तो ये कौन प्रोवाइड करता है, ये हमारा, देखो हमने यहाँ पे
डीएनए गैरेज के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं है ना, हमने टीलोमेरेज के बारे में पढ़ा है। तो हम डीएनए लाइगेज का पहले पता करते हैं क्या होगा यहाँ पे। रीएनील्स द, ऑप्शन देख लें क्या पहले, शायद कुछ मिल जाए वहां पे। रिलैक्स द डीएनए फ्रॉम इट्स सुपर क्वाइल्ड नेचर, इसका हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन एक हमारा हमने क्या देखा है, एक हमारा बताया था मैंने टू, एक का टू एक ही जगह दिया सी में हमारा, किसमें, सी में हमारा एक जो है दिया हुआ है। लेकिन ये देखो मैं अब क्या करता हूँ, इसका मैं आप लोग को जो है कल बता दूंगा, ठीक है, इसका मैं आप लोग को कल बता दूंगा, अभी ये हम लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए दो चीजें आ गई हैं, डीएनए गायरेज और डीएनए टेलोमरेज, ये हमने पढ़ा नहीं है, उसका जो मैं स्पेसिफिक आपको समझा करके बताऊंगा, तो अभी हम छोड़ देते हैं। 229 का देख लेते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी एनसीईआरटी से बाहर भी है ना यार, हैं, इसलिए। स्प्लाइसिंग क्या था, स्प्लाइसिंग में रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स ये था। फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है, ये हमारा लैगिंग स्ट्रैंड थे हमारे, बताइए जो हमारे लैगिंग स्ट्रैंड, जैकब एंड वोनाट ने लैग ओपन बताया था, इंड्यूसर हमारा क्या था, लैक्टोज था। तो 1 का 4 2 का 2, 1 का 4 2 का 2, फिर सी का 1 सी का 3 दिया, सी का 1, इसका हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। 229 का हो जाएगा हमारा बी। 230 का देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे हमारा बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही आउट ऑफ सिलेबस दिया है। अगर देखिए एक हमारा आउट ऑफ सिलेबस दिया होता है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि 3 तो हम मैच कर ले ही जाएंगे, 3 तो हम मैच कर ले ही जाएंगे, ठीक है। तो ए का देख लेते हैं। डीएनए हेलिकेज ओपनिंग करवा रहा था, ए प्रोटीन विच प्रिवेंट्स डीएनए पॉलीमरेज थर्ड फ्रॉम डिसोसिएशन फ्रॉम द डीएनए पेरेंटल स्ट्रैंड। नहीं ये हमारा नहीं है, ये कुछ और होगा। आगे देखते हैं ना, पहले हम क्या होगा यहाँ पे हमारा, आगे हम देख लेते हैं। बी का देखते हैं, पहले एक काम करते हैं हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड प्रिवेंट्स द डीएनए डबल हेलिक्स फ्रॉम रीअनीलिंग आफ्टर डीएनए हेलिकेज अनवाइंडिंग एंड दस मेंटेनिंग। एसएसबी प्रोटीन कहाँ से आए थे, एसएसबी प्रोटीन देखिए यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन हमने यूज किया था ना यहाँ पे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाने के लिए, उसको दोबारा कॉइलिंग ना हो जाए, जो हमने ओपन किया था हेलिकेज से, फिर हमने एसएसबी प्रोटीन यूज किया था। तो डी का हमारा 2, डी का देखो मिल गया, डी का 2 हमारा मिल गया। कितना सिंपल है देखिए, इसी तरह आपको एग्जाम में भी मैच करना है इसका। फिर देख लेते हैं, ऑल्सो नोन एज हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग एंजाइम अनवाइंड द डीएनए डबल हेलिक्स एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। अनवाइंड कौन करता है, डीएनए हेलिकेज। तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड, डी का 2, बी का 4। बी का डीएनए पॉलीमरेज क्या है, बिल्ड अप ए न्यू डुप्लेक्स डीएनए स्ट्रैंड बाई, हाँ ठीक है 5 to 3 हमारा ये क्या करवाता है, पॉलीमराइजेशन करवाता है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बचा आपका, एक आप अपने आप करवा लीजिए, सी का 1, ठीक है। इसका हमारा हो जाएगा बी। जहां पे देखिए आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे, सीधे आपको जाना है और क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है। फिर क्या है, सिग्मा फैक्टर स्टार्टिंग में आ रहा था ना, ये 5 एंड पे, सिग्मा फैक्टर 5 एंड पे, रो हमारा रो नहीं दिया क्या, चलिए। कैपिंग क्या है, कैपिंग हमारा 5 एंड पे हम कर रहे थे, लो इसके 2 हो गए क्या। अच्छा यहाँ पे इनिशिएशन में आ जाएगा हमारा सिग्मा फैक्टर, क्योंकि हमने इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर यूज किया था और टर्मिनेशन में रो फैक्टर। कैपिंग हमारा 5 एंड पे कर रहे थे, टेलिंग हमारा 3 पे कर रहे थे, और कोडिंग स्टैंड हमारा 5 से 3 था। देख लेते हैं, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, तो 231 का हमारा बी हो जाएगा। 233 का देख लेते हैं, 231 का हमारा हो जाएगा बी। अब 232 का देख लेते हैं, मैंने बी तो आपको बताया, हाँ बी ही बताया है। 232 टीआरएनए, बताओ टीआरएनए लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड, लिंकिंग कौन करवाता है, टीआरएनए तो ट्रांसफर करवाता है, क्या ट्रांसफर हमारा करवाता है, इसलिए ये हमारा ठीक नहीं है। आगे देखते हैं, पहले एमआरएनए ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हाँ ये तो बिल्कुल करेक्ट है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाता है।
ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आरआरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म ऑर्गेनिज्म रीजियन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजियन, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये क्या है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। इसका देखते हैं, डी का हम पहले देख लेते हैं। ये हमारा क्या होता है? लिंकिंग करवाता था अमीनो एसिड की। भाई हमने ईपीए साइट यूज किया था ना, तो ये हमारा पी की बात कर रहा है, तो इसका हो जाएगा ए, यानी बी का 2 और डी का ए, बी का 2 और डी का ए। आगे क्या है? टी आर एन ए, हाँ बी का 2 डी का ए। अब हमारा टी आर एन ए बचा और आर आर एन ए बचा। तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन में हमारा कौन पाया जाता है? बताओ, यहाँ पे हमारा कौन पाया जाता है? इसका जो है आर आर एन ए हमारा यहीं पे तो पाया जाता है भाई, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और न्यूक्लियस में हमारा एमआरएनए पाया जाता है। एक बचा हमारा, एक हमारा कौन बचा? ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। ये हमारा एमआरएनए कर, ये हमारा टीआरएनए ट्रांसफर करवाता है। ठीक है, ये तो क्लियर ही लिखा था, हम देख ही नहीं पा रहे थे। ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड तो टीआरएनए करवा रहा था। तो ए का हमारा 4 हो जाएगा, ए का 4 एक ही में दिया है। लो कितना सिंपल था, हम इतनी देर से परेशान थे। ठीक है, 233 का देख लेते हैं। ये देखो, एक्सॉन हमारे क्या थे? नॉन कोडिंग सीक्वेंस थे। कोडिंग सीक्वेंस हमारे इंट्रॉन्स थे। जेनेटिक कोड हमारे ट्रिपलेट होते हैं। डीएनए पैकिंग न्यूक्लियोजोम में होती है, इसमें 200 बेस पेयर पाए जाते हैं टिपिकल न्यूक्लियोजोम में। ठीक है, इसका हमारा क्या है? ए का 2 बी का 1, ए का 2, ए का 2 बी का 1, तो ए का 2 दिया क्यों नहीं है भाई? यहाँ पे मिस्टेक हो गई क्या हमारी? एग्जॉन्स हमारे, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, कितनी बार बता चुके यार, इतने छोटे छोटे एग्जॉन्स हमारे कोडिंग सीक्वेंस होते थे। हम इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट से। ठीक है, तो ये नॉन कोडिंग हो जाएगा। ये हमारे टिपलेट होते हैं, ये हमारे लो सीधे सीधे दिया 1 2 3 4। देखिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, हम लोग भी इंसान ही है। ठीक है, आगे क्या है? AUG, ये हमारा मिथ्योनिन को कोड कर रहा था। किसको? मिथ्योनिन को, और इनिशिएटर कोडोन की तरह काम कर रहा था। ये हमारा ये हो जाएगा। फिर क्या? RNA विद इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन, ये हमारा HNRNA कहलाता था। बाद में हम इंट्रॉन्स रिमूव कर लेते थे, क्योंकि इंट्रॉन्स हमारे नॉन फंक्शनल होते थे, नॉन कोडिंग होते थे। HNRNA। जीन हमारा क्या? सेगमेंट ऑफ DNA, न्यूक्लियोजोम, क्रोमेटिन। तो देख लेते हैं, ए का 4th, बी का 3rd, ए का 4th, बी का, ये देखिए दिया हुआ है। सिर्फ एक ही यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। 235 का देख लेते हैं। क्वेश्चंस भी हमने बहुत सारे कर लिए ना यार। सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड कौन? देखिए ना, हमें रिकॉन पता है ना म्यूटॉन पता है, हमें सिर्फ सिस्ट्रॉन पता है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। 236 का फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने आपको बताया था क्या? RMT, ये हमने आपको बताया था। तो देख लो, RMT, RMT, 1 का 2, बी का 3, 1 का 2, सी हो जाएगा। 236 का हमारा सी हो जाएगा। 237 देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है यार, ये तो कितनी बार बता चुका। आई जीन हमारा क्या था? बताओ। आई हमारा रिप्रेसर था, जो ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर रहा था। ZYA मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ZYA, BPT बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जेड हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, GPT, ZY हमारा P परमिएज, ये ट्रांसहेजेटाइलेज। अब मिला लेते हैं। ए का हमारा 3, बी का 1, लो मिटा दिया मैंने, अरे यार। ए का 3, बी का 1, ए का 3, ये मुझे दिख रहा है, ए का 3, बी का 1। ठीक है, 238 का देख लेते हैं। 238 में बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, लाइगेज, राइबोजाइम सब हमने पढ़ा हुआ है।
ज्वाइनिंग द डीएनए फ्रेगमेंट, सबसे सिंपल हमें क्या लग रहा है यहाँ पे, लाइगेज हमारा ज्वाइनिंग के काम आता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कौन करवाता है, राइबोजाइम करवाता है क्या, देख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, बीटा गैलेक्टोसाइडोज हमारा हाइड्रोलिसिस को तोड़ एक गैलेक्टो इसको लैक्टोज को तोड़ रहा था गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में, ये मैंने आपको पढ़ाया है। बचा क्या, बचा हमारा परमिएज, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल, यानी ए का 3, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी, ये हमारा बी हो जाएगा 238 का। ठीक है, आगे 239 का देख लेते हैं। 239 में आपका दिया हुआ है टर्मिनेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज। ये किस में आया था, ये हमारा यूज किया था हमने किसमें, टर्मिनेशन में या ट्रांसलेशन में, बताइए। ये हमने यूज किया था ट्रांसलेशन में। ठीक है, फिर क्या था, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये रेप्लिकेशन में आया था, डीएनए रेप्लिकेशन में। फिर जीटीपी डिपेंडेंट रिलीज फैक्टर, ये हमने यूज किया था कहाँ, टर्मिनेशन में हमने यूज किया था। रिलीजिंग फैक्टर हमने टर्मिनेशन में यूज किया था, मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे हमने जब हम रेप्लिकेशन करवा रहे थे वो प्रोटीन सिंथेसिस, तब हमने यूज किया था यहाँ पे। अब ट्रांसक्रिप्शन बचा, ट्रांसक्रिप्शन में एक ही हमारे यहाँ पे बचा क्या, आरएनए पॉलीमरेज, ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन में यूज होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 देख लेते हैं, एक ही में दिया हुआ है। ठीक है, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 230 240 का देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीज हमारे काम की है, कुछ चीज हमारे काम की नहीं है। जैसे देखें AUG मेथियोनिन के लिए कोड कर रहा था, इनिशिएटर कोडॉन था, ये हमारा मेथियोनिन हो गया। ये मैंने आपको बताया था फिनाइल एलानिन के लिए, मैंने स्पेसिफिकली आपको पढ़ाया था। उल्लू आया आया स्टॉप कोडॉन, यानी टर्मिनेशन कोडॉन, एक ही बचा अपने आप, UGG ट्रिप्टोफान के लिए कोड करेगा। ठीक है, मिला लो, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, तो हमारा 240 का हो जाएगा बी। अब देख लेते हैं 241। देखिए सारे हमने खत्म कर लिए, अब हम करेंगे यहाँ पे NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। बस थोड़े ही क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, हम 20 से 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, यानी करीब 70 के टाइप, यानी 30 के आसपास होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ए डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय, किसमें, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक होते हैं। फिर क्या है, न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, किससे डिफर होता है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल आपका ये है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता न्यूक्लियोटाइड में, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता है। 243 का देख लेते हैं। यहाँ क्या, बोथ डीऑक्सी राइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू क्लास ऑफ शुगर्स। शुगर हमने जो यूज की थी, हमने यूज की थी कौन सी, 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने बताया CH2 और OH, पेंटोज शुगर हमने यहाँ पे यूज की थी। इसका जो हमारा हो जाएगा 243 का C हो जाएगा हमारा। अब देख लेते हैं 244 का। 244 में हमारा दिया हुआ है, द फैक्ट दैट प्योरिन ऑलवेज पेयर्ड बेस थ्रो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड pyrimidine बेस लीड टू द DNA डबल हेलिक्स। देखिए ये हमारा जो बेस पेयरिंग करते हैं प्योरिन से आपके pyrimidine से A हमारा, T से C हमारा, G से, तो इससे क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहती है दोनों के बीच में। ठीक है, एंटी पैरेलल नेचर ये नहीं है, सेमी कंजर्वेटिव भी नहीं है, यूनिफॉर्म विड्थ थ्रूआउट द डीएनए, इसका हो जाएगा आपका सी। एग्जाम्पलर क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ आरएनए, हमें यहाँ पे आरएनए का फंक्शन बताना है। इट इज ए कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, बिल्कुल सही है भाई, डीएनए से राइबोसोम यानी प्रोटीन सिंथेसिस में बीच में आरएनए का काम आता है, क्योंकि डीएनए से पहले आरएनए बनता है, ये हमारा करेक्ट है। फिर आगे क्या है, आगे है इट कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोसोम, अमीनो एसिड लेके जाएगा तभी तो प्रोटीन बनेगा।
इट कॉन्स्टिट्यूट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स। हाँ भाई, राइबोसोम का कॉन्स्टिट्यूट भी होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे टीआरएनए हमारा पाया जाता है। यहाँ पे टाइप्स की बात नहीं की गई, सिर्फ आरएनए की बात की गई है, तो यहाँ पे हमारा टीआरएनए पाया जाता है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी। 246 का देख लेते हैं। Who among the following scientists had contribution in the development of double helix model of structure? डबल हेलिक्स मॉडल किसने? वाटसन एंड क्रिक ने बताया था हमें, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने। और किसके? एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के बेस पर, किसके? विल्किंसन एंड मॉरिस के बेस पर। तो यहाँ बताया इससे कौन कौन से रिलेटेड है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से। रोजलिन फ्रैंकलिन, हाँ बिल्कुल, इन्होंने एक्सरे डेटा डिफ्रैक्शन दिया था। मॉरिस विल्किंसन, ये भी बिल्कुल सही है। रोजलिन एंड फ्रैंकलिन हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ से रोजलिन, वो सॉरी, मॉरिस एंड फ्रैंकलिन हमने पढ़ा था। एरविन चारगाफ, इन्होंने भी डबल स्टैंडर्ड के बारे में बताया था। क्या बताया था? ए अपॉन टी, ठीक है, तो ए अपॉन टी इज इक्वल टू जी अपॉन सी इज इक्वल टू 1, इन्होंने बताया था डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉडल के बारे में। तो हमारा ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, बी भी ठीक है। तो इससे कौन रिलेटेड नहीं है? मेसेल्सन एंड स्टाल, इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव नेचर के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये हमारा डी हो जाएगा इसका 246 का। अब देख लेते हैं 247 का। While analyzing the DNA of an organism, a total number of 5386 nucleotides were found out, which the proportion of different bases are adenine इतने परसेंट, ग्वेनोसिन इतने परसेंट, साइटोसिन इतने परसेंट, थायमिन इतने परसेंट। हमने देखा है कि जितना ए का परसेंटेज होता है उतना ही टी का परसेंटेज होता है, जितना सी का होता है उतना ही जी का परसेंटेज होता हुआ है। किसमें? डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। लेकिन यहाँ पे देखिए सारे अलग अलग दिए हैं, इसका मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड है। सारे अलग अलग दिए हैं, इसका मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड है। तो ये हो जाएगा, इट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो 247 का हमारा हो जाएगा बी। अब देख लेते हैं 248 का। इन सम वायरसेज DNA synthesized by using RNA as template. Such DNA is called, इसको हमने बोला था cDNA, ठीक है, cDNA बोला हुआ है। फिर क्या? द नेट चार्ज ऑन DNA एंड स्टोन्स। DNA हमारा निगेटिव होता है, स्टोन्स हमारे पॉजिटिव होते हैं। ये देख लीजिए 250 का देख लीजिए। द पहला जेनेटिक मटेरियल हमारा कौन था? द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी आरएनए हमारा था। प्रोटीन नहीं था, कार्बोहाइड्रेट नहीं था, डीएनए नहीं था, प्रोटीन आरएनए था हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। यहां दिया है इन मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट 4 जनरेशन इन बैक्टीरिया ऑफ रेशियो। यानी अगर हम फोर जनरेशन के बाद एक जनरेशन के बाद हमारा 100% हाइब्रिड आ रहा था, 2 जनरेशन के बाद 50% हाइब्रिड आ रहा था, 3 जनरेशन के बाद हमारा 25% आ रहा था, और 4 जनरेशन के बाद 12.5% हाइब्रिड आ रहा था। यानी 12.5% हाइब्रिड। यहाँ बताना है N15 कितने होंगे। देखिए 12.5% हमारा हाइब्रिड आ रहा था, मतलब यहाँ पे 1/4, यानी 1 पार्ट हमारा हाइब्रिड होगा, यानी उसका भी आधा N15 होगा। यानी इसके 4 जनरेशन के बाद हमारे 8 बन जाएंगे, ठीक है। 8 में हमारे 1 हमारा हो जाएगा कैसा? N15 कैसा हो जाएगा? N15 और N14 हो जाएगा हमारा कितने? देखिए यहाँ लेकिन एक साथ की बात किया गया है ना, तो एक साथ N14 N15 कितने होंगे? तो N14 N15 वहां पे एक N15 एक भी नहीं बचेंगे, 8 बनेंगे, तो 1 तो हमारा बन जाएगा कौन? N14 और N15, और एक बन जाए, और सारे बन जाएंगे हमारे कितने? 4 जनरेशन के बाद कितने? 8 बनेंगे, तो 7 हमारे बन जाएंगे कितने? 7 हमारे बन जाएंगे N14 लेकिन प्योर N15 का एक भी नहीं रहेगा। ये हमारा थर्ड जनरेशन में ही एक दो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0 बनेगा, ये बनेगा 1, ये बनेंगे 7। तो इसका आंसर मुझे दिख रहा है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग। ये देखिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप बना के देख लीजिए, मैंने आपको बताया है कैसे बनाना है, ठीक है, कई बार बता चुका। 252 का।
इसमें क्या है, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं तब वहां पे 3 और 5 से लिंक होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमारे। ठीक है, टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन वुड यू चूज? रिप्लेस प्योरिंग विद pyrimidines, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिमूव रिप्लेस 3OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज। भाई 3 से देखिए हमारा पॉलीमराइजेशन में 3rd कार्बन से यहाँ पे बनता है, अगर इसको हम रिमूव कर दें तो काम हमारा बन जाएगा। तो 252 का मुझे दिखाई दे रहा है बी, क्लियर क्लियर। ठीक है, सी OH ग्रुप से मतलब नहीं है हमारा, सिर्फ जब मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो 2OH ग्रुप से हमारा ये शुगर नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। फिर क्या, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स इन वन स्ट्रैंड बिकॉज। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस यहाँ पे क्यों होता है बताओ? क्योंकि हमारा जो मैंने आपको बताया था कि डिसकंटिन्यूअस इसलिए होता है क्योंकि जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो 5 से 3 की तरफ ही ऑलवेज होता है। डीएनए मॉलिक्यूल बीइंग सिंथेसाइज इज वेरी लॉन्ग, इसकी वजह से नहीं है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन 5 to 3, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर क्या है, इट इज मोर इफिशियंट प्रोसेस, नहीं ये ऐसा नहीं है। डीएनए लाइगेज हैज टू हैव ए रोल, हाँ होता है जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि ये ऐसा क्यों होता है, ये हमारा करेक्ट है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा बी, ये भी हमारे राइट हैं। ठीक है, 254 का देख लेते हैं। देखो कितना सिंपल है, इट इज सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। मैंने आपको बताया था कोडिंग स्ट्रैंड से अगर एमआरएनए बनाना है तो सिर्फ यू की जगह टी लगा दो, वो सॉरी टी की जगह यू लगा दो। तो यहाँ देख लो, यहाँ टी है यहाँ टी है, तो हम दोनों जगह यू लगा देंगे। 5 प्राइम से क्या 1 2, दूसरे पे यू लगाना है और 5th पे। ये देखो पहला ही आंसर मुझे यहाँ पे मिल गया 254 का। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे टी की जगह यू लगा देना है, जहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड दिया हो एमआरएनए बनाना हो तो टी की जगह यू लगा दो, बन जाएगा। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई हुई है। द प्रमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर। प्रमोटर साइट होती है हमारी कौन सी? प्रमोटर हमारा होता है 5th पोजीशन पे, यहाँ पे 5th पोजीशन पे, किसके? कोडिंग स्ट्रैंड के 5th पोजीशन पे। 3 डाउन स्ट्रीम प्रोसेस अप स्ट्रीम होता है भाई, वो भी 5 अप स्ट्रीम प्रोसेस एंड, एंड नहीं है भाई, ये तो स्टार्टिंग होता है। 5 अप स्ट्रीम एंड, ये बोल क्या रहा है 255 का। ठीक है, पढ़ते हैं पहले फिर समझ में आएगा। द प्रमोटर साइट एंड टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट। अच्छा, प्रमोटर साइट टर्मिनेटर साइट किस तरफ होती है? तो प्रमोटर साइट तो हमारी 5 एंड की तरफ होती है, ये तो क्लियर है। ठीक है, 5 एंड की तरफ होती है, और 3 हमारी वो सॉरी टर्मिनेटर हमारा 3 एंड की तरफ होता है, यही मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, इसका हो जाएगा बी। 256 का देख लेते हैं। 256 में आपका दिया है द आरएनए पॉलीमरेज हेलो एंजाइम ट्रांसक्राइब्स। क्या ट्रांसक्राइब? द प्रमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर रीजन। नहीं, ये हमारा तो नहीं है। द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर रीजन, द आरएनए पॉलीमरेज हेलो एंजाइम ट्रांसक्राइब्स। ट्रांसक्राइब क्या क्या करता है? देखो, द स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर रीजन, द स्ट्रक्चरल जीन ओनली। देखो ऐसा नहीं है यहाँ पे। द आरएनए पॉलीमरेज हेलो एंजाइम ट्रांसक्राइब्स, यहाँ पे हमारे आरएनए पॉलीमरेज क्या क्या ट्रांसक्राइब करता है। यहाँ पे देखिए हमारा पहले होता था प्रमोटर साइट, फिर होता था स्ट्रक्चरल जीन, फिर होता था टर्मिनेटर रीजन। आई थिंक यही वही यहाँ पे पूछा हुआ था, इसका हम कर लेंगे ए। ठीक है, 257 का देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे मुझे एक चीज की कंफ्यूजन है यार। देखो ट्रांसक्राइब क्या क्या करता है इसका आरएनए पॉलीमरेज हेलो एंजाइम। इनिशिएशन तो हमारा प्रमोटर करवा रहा था ना, इनिशिएशन हमारा प्रमोटर करवा रहा था। तो यहाँ पे देखिए द स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर रीजन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 257 का देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इलॉन्गेशन करवाता है।
क्यों? हमारा इनिशिएशन तो सिग्मा फैक्टर करवा रहा था ना, और टर्मिनेशन रो फैक्टर करवा रहा था, और ये सिग्मा फैक्टर करवा रहा था। इलोंगेशन हमारा सिर्फ करवाता है ये आरएनए पॉलीमरेज। इसका हो जाएगा बी। 258 का देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू AUG। ये हमारा मिथ्योनिन के कोड कर रहा था और इनिशिएटर कोडॉन था। इट कोड फॉर मिथ्योनिन ओनली, बिल्कुल ठीक है। इट ऑल्सो कॉल्ड इनिशिएशन कोडॉन, ये भी बिल्कुल ठीक है। इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। भाई सब में बैक्टीरिया से लगा के ह्यूमन तक जेनेटिक कोड आपके कॉमन होते हैं सबके लिए, तभी तो हम जो है बैक्टीरिया के अंदर अपना इंसुलिन बना लेते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 259। विद रिगार्ड टू मैच्योर mRNA इन यूकैरियोट, इसके बारे में हमें बताना है। एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर RNA, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि एक्सॉन्स बस आपका होता है, इंट्रॉन्स आपका नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा बताना क्या है इसमें। अच्छा, मोस्ट करेक्ट बताना है। यहाँ पे एक्सॉन्स होते हैं लेकिन इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। एक्सॉन्स अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन मैच्योर RNA, ये हमारा करेक्ट है। इंट्रॉन्स अपीयर नहीं, इंट्रॉन्स अपीयर नहीं होते। बोथ एक्सॉन्स इंट्रॉन्स अपीयर बोथ नहीं होते, तो इसका जो है बी हमारा हो जाएगा। 260 का देख लेते हैं। टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द mRNA फर्स्ट बाइंड टू, किसके साथ? स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड करता है। मैंने आपको बताया था, पहला ही आंसर मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, लार्जर सब यूनिट उसके जस्ट बाद में आती है। होल राइबोसोम तो होगा ही नहीं हमारा, जो इसका हो जाएगा ए। देखो सिंपल सिंपल है, इसलिए मैं आपको सीधे आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार आपको बताया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपका दिया हुआ है इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ कोडोन इन mRNA में क्या है? 5AUG फिर 3। तो हम इसका जब tRNA का सीक्वेंस बनाएंगे तो पहले तो हम इधर 3 एंड लेंगे। क्या लेंगे? 3 एंड। तो 3 एंड हम ले लेंगे जब, तो ए का हमारा क्या हो जाएगा? ए का होता है टी, लेकिन RNA की बात कर रहा है तो ए का हमारा हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यू हमारा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर हमारा यू की जगह क्या आएगा? यू की जगह आएगा हमारा ए। ए हमारा आएगा। फिर जी की जगह आएगा सी। देख लेते हैं 3 प्राइम की तरफ UAC 3 प्राइम की तरफ से। अच्छा उल्टा दिया यहाँ पे, ठीक है। UAC ये हमारा नहीं है, देखिए ये दिया है, मैंने 3 से 5 लिया ना, तो आप इधर से पढ़ लीजिए CAU, यही हमारा करेक्ट आंसर है मेरे इसके अकॉर्डिंग, आप मिला लीजिए। ठीक है। 262 द अमीनो एसिड्स अटैच टू द tRNA एट, कौन से एंड में अटैच हुआ था? मैंने आपको बताया था जब हम अमीनो एसाइलेशन कर रहे थे, चार्जिंग ऑफ tRNA कर रहे थे, कौन से एंड से अटैच हुआ था बताइए? 3 एंड से। क्वेश्चन हमारा द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट विच लेवल। मैंने आपको बताया था एक हम ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कर रहे थे, एक हम ट्रांसलेशनल लेवल पे, एक प्रोसेसिंग लेवल पे, और एक हम बोल रहे थे कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में न जाने दे, यानी 4 टाइप्स की हमने बात किया था। तो हम यहाँ पे हमारे आंसर हो जाएंगे बी और सी बोथ। ठीक है। ये हमारा 264 का देख लेते हैं। 264 में दिया है हमारा ई कोलाई एंड लाइक ऑपरॉन गेट स्विच्ड ऑन कब? लैक्टोज इज रिप्रेजेंटेड टू बाइंड टू द लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड बाइंड्स टू द रिप्रेसर। हाँ, जब उससे बाइंड हो जाएगा तो एक्टिवेट हो जाएगी, ओपरॉन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर नहीं, यहाँ पे तो ओपरॉन नहीं हो पाएगा, लाइक ओपरॉन। RNA पॉलीमरेज बाइंड टू द ऑपरेटर, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा ए हो जाएगा। 160 265 का देख लेते हैं। 265 में आपका दिया है regulatory proteins are accessory proteins that interact with the RNA polymerase and affect its role in the transcription. Which of the following statement is correct about the regulatory proteins? इसके बारे में हमें करेक्ट आंसर जो है बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। दे ओनली इंक्रीज एक्सप्रेशन, नहीं सिर्फ इंक्रीज नहीं कर रहे थे। दे ओनली डिक्रीज एक्सप्रेशन, ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ डिक्रीज नहीं कर रहे थे। देखिए हमारे निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। फिर दे इंटरेक्ट विद द RNA पॉलीमरेज बट डू नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन, नहीं ये भी नहीं है। फिर क्या है? फिर हमारा लास्ट एक ही बचता है।
दे कैन बोथ एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स, यहाँ पे एक्टिवेटर्स भी होते हैं और रिप्रेसर भी होते हैं। ठीक है, एक्टिवेटर जैसे हमारा लैक्टोज आ गया था, रिप्रेसर एंड हमारा होता ही होता है, रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से अटैच हो जाता है, नहीं हो पाती, मतलब एप्रॉन आगे लैकोप्रॉन इनिशिएट नहीं हो पाता वहां पे, तो जो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी 266। क्या है, विच वॉज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोजोम टू बी कंप्लीटली सीक्वेंस, क्रोमोजोम 1 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट और लास्ट। देखिए हमने जो है करीब करीब 267, यहाँ पे हमने पूरे 267 यानी करीब करीब 270 क्वेश्चन सिर्फ सिंगल चैप्टर से किए हैं भाई। सोच सकते हैं आप कितने क्वेश्चन है। द ह्यूमन क्रोमोजोम विद द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स, हाईएस्ट किसमें थे, क्रोमोजोम 1 में, और लीस्ट क्रोमोजोम इसमें 231 थे, और इसमें 2968 थे 1 में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। चलिए तो आज यहीं पे आपका लेक्चर जो है समाप्त होता है, यहीं पे एंड करते हैं। देखिए इतने सारे क्वेश्चन एक सिंगल चैप्टर से भाई 7000 क्वेश्चन करीब करीब हैं। ठीक है, 7000। सोचिए, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम खुद करवा देंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी आपकी पूरी तैयार करवा देंगे, और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सारा कुछ आपको यहाँ पे मैं करवा दूंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।